वेल सो मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? प्लीज बताओ। ऑडियो वीडियो क्लियर? हाँ, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है बेटा? वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए 2 मिनट सारी चीजें स्टार्ट कर देता हूं भाई साहब। तो चलिए शुरू करते हैं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। तो चलो, आज शाम को 9 बजे से 11:30 बजे तक, अरे 11 साढ़े 12 बजे तक हमारी आईटीसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का रिवीजन होने वाला है। सो क्या आप रेडी हो? डन डना डन डन। तो सबसे पहले तो ये बता दूं बेटा, ये जो अभी रिवीजन इसके आगे जो है, ये जो भी लाइव रिवीजन मैं लूंगा, जिसका शेड्यूल मैंने शेयर किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा अगर आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लोगे। तो ये मैं अपने यूट्यूब चैनल थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर पे ले रहा हूँ। इसके पहले की रिवीजन मैंने वी स्मार्ट एकेडमी के इस पे लिया था, लेकिन प्लेलिस्ट में कोलैब कर दूंगा और आपको सारा एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके ओके। सो यस, मैंने गलती से मॉर्निंग का लिख दिया था, पर चलो आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। रेडी हो? इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी का रिवीजन हम लेंगे। तो चलिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आर यू रेडी? एक लंबी सांस लो और कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ, और जो भी होगा दोस्तों बहुत अच्छा होगा। ठीक है? तो यस, चलो यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर चार्ट पे आओ, देखो सबसे पहले तो मेरे साथ बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो और फिर आगे की बातें हम डिस्कस करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह हो गए वो हम सब बाद में लेंगे, ठीक है, रिगार्डिंग टू आईटीसी। इनपुट टैक्स क्रेडिट में सबसे पहले आपको किस पे फोकस करना है? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ये चैप्टर जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में इसके ऊपर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, एक एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। एमसीक्यू पे 2 या 3 मार्क का इसके ऊपर रिलेवेंस होता है, और नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि 14 मार्क के क्वेश्चन में इसके ऊपर 2 या 3 एडजस्टमेंट आती है। अगर टोटल में ले लो तो आउट ऑफ 50 मार्क्स ये चैप्टर आपको 10 मार्क्स का एमसीक्यू पकड़ के इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आईटीसी पे थोड़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेना। आईटीसी जो है, ओके, डेफिनेटली थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करता है, डिफिकल्ट जाता है, लेकिन आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीजें समझ में आएगी। और हाउ टू प्रैक्टिस, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए इस रिवीजन में मैं आपको बताऊंगा। चलिए, सो दोस्तों यहाँ पे आ जाओ, और सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको कह दूं इनपुट की डेफिनेशन। सबसे पहले बात करेंगे हम इनपुट की डेफिनेशन, ठीक है? अब इनपुट की डेफिनेशन क्या है? तो इनपुट की डेफिनेशन मींस, ये डेफिनेशन ना एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो डेफिनेशन डायरेक्ट नहीं पूछेगी, लेकिन जब आप यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये डेफिनेशन बड़ी काम की है। इनपुट मतलब क्या? मींस एनी गुड्स यूज और इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब कोई भी गुड्स आप यूज कर रहे हो अदर देन कैपिटल गुड्स, अंडरलाइन करना, अदर देन कैपिटल गुड्स, कोई भी गुड्स आप यूज कर रहे हो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उसको इनपुट कहा जाएगा। मतलब क्या? तो चलो ये चीज मैं आपको ना, आपको जो चीज पता है उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा होगा। जैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चलो मैं ले लेता हूं। आपने कभी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा? हाँ, ऐसा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा होगा। तो इसमें इनपुट यानी क्या? ओके, और यूज इन द बिजनेस यानी का फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी। तो मैं आपको ये बता दूं, ओके, इनपुट मतलब आपने रॉ मटेरियल परचेस किया। अब देखो, जब भी आप आईटीसी पढ़ोगे ना तो आपका इनवर्ड पे फोकस होना चाहिए। जब आईटीसी पढ़ोगे तो आपका इनवर्ड, ओके, तो आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड होती है आपकी इनवर्ड, डेबिट साइड होती है आपकी इनवर्ड, और आपका जो ये साइड होता है वो होता है आपका आउटवर्ड। आपने आउटवर्ड किया, ये साइड होता है जिसमें सेल्स वगैरह लिखा जाता है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे इनपुट यानी क्या? आपने रॉ मटेरियल खरीदा,
या कोई गुड्स ट्रेडिंग के लिए खरीदा या कोई पैकिंग मटेरियल खरीदा, तो अब उनके वर्डिंग्स क्या है, क्यों भाई ग्रीन क्यों हो रहा है बार बार, चलो ठीक है। तो थोड़ा मैं आपको ये बता दूं कि एनी गुड्स एनी गुड्स यूज इन द बिजनेस, मतलब आपने ट्रेडिंग में कोई भी गुड्स खरीदा होगा, ओके, फिर वो आपका रॉ मटेरियल हो, ट्रेडिंग गुड्स हो, पैकिंग मटेरियल हो, या पावर फ्यूल हो, कंज्यूमेबल्स हो, व्हाट एवर यू परचेस एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन या ट्रेडिंग, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपने प्रिंटिंग स्टेशनरी खरीदा, ऑफिस कंज्यूमेबल खरीदा, या कोई भी गुड्स खरीदा होगा, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस आपको जो है उसका आईटीसी मिल जाएगा। इसलिए जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, तो पहला थॉट यही रखना, और क्या, ऑल गुड्स यूज इन द बिजनेस, मतलब आप सबके क्रेडिट दिमाग में रखना कि मिल जाएंगे अगर प्रोवाइडेड वो बिजनेस के लिए यूज होगा तो। ओके, तो मेन थॉट यही रखने का। ओके, उसके बाद में वो कहते हैं इनपुट के डेफिनेशन में वो गुड्स नहीं आएंगे जो कैपिटलाइज किए गए। हाँ, जो असेट का पार्ट है, समझ लो ये आपकी बैलेंस शीट है, और ये बैलेंस शीट में जो असेट में आपने कैपिटलाइज किए गुड्स को, वो गुड्स आपके इनपुट्स में नहीं आएंगे। ओके, लेकिन इंपॉर्टेंट है बिजनेस में जो भी आपके खर्चे हुए, इनवर्ड हुए, वो सारा इनपुट्स माना जाएगा और आपको क्रेडिट मिल जाएगा। मतलब क्या, मतलब वो पैकिंग मटेरियल हो, फ्यूल हो, कंज्यूमेबल्स हो, स्टेशनरी हो, व्हाटएवर यूज इन द बिजनेस, आपने ऑफिस में यूज किया, फैक्ट्री में यूज किया, वेयर हाउस में यूज किया, कहीं पे भी आपको यूज किया होगा, तो आपको उसका आईटीसी दे दिया जाएगा। मजा आ गया क्या, मजा आ गया, तो आप एमजेड टाइप कीजिएगा फटाफट। ओके, एमजेड टाइप करो। तो ये था रिगार्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इनपुट्स। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्या, वो क्या कहते, देखो नेक्स्ट, सॉरी 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 सॉरी, चार्ट बुक ले लेते हैं। ओके, इनपुट्स की डेफिनेशन हमारी होगी, एक अप्रोच क्लियर हो गया कि सबका क्रेडिट हम देंगे। दूसरा इनपुट, दूसरा मैं लेता हूं कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन उन्होंने क्या दी है, ओके, कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन दी मींस गुड्स द वैल्यू ऑफ व्हिच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड यूज और इंटेंडेड टू बी यूज इन द बिजनेस, वो बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए। आप पर्सनल पर्पस के लिए इनपुट्स और कैपिटल गुड्स यूज करोगे तो उसके आईटीसी आपको नहीं मिलेंगे, वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज करोगे ना भाई साहब, तो आईटीसी दे देंगे। ओके, कैपिटल गुड्स का डेफिनेशन उन्होंने कहा कि जिसकी वैल्यू आपने कैपिटलाइज की इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो यहां आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगाओगे, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से हम कब कैपिटलाइज करते हैं, बोलो ना भाई, हम कैपिटलाइज करते हैं जब अगर लाइफ 1 ईयर से ज्यादा हो। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर आपकी ये बैलेंस शीट है, और समझ लो आपने प्लांट एंड मशीनरी में कोई मशीनरी खरीदी, अब कोई मशीनरी आपने परचेज की और वो मूवेबल है और उसके ऊपर जीएसटी लग के आया, क्या मैं इसका आईटीसी ले सकता हूँ? हाँ भाई, आप कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी ले सकते हो, बोलो मेरे साथ, हाँ हाँ हाँ। ओके, आप आईटीसी गुड्स का भी कैपिटल गुड्स ले सकते, सॉरी क्रेडिट ले सकते हो। अच्छा सर, मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, अगर अगर वो मूवेबल है, जीएसटी लग के आया है, तो आप आईटीसी ले सकते हो। ओके, ऑफिस इक्विपमेंट फर्नीचर खरीदा, कंप्यूटर, हार्डवेयर, प्रिंटर, ऑफिस फर्नीचर, क्या उस पर जीएसटी लग के आया, तो क्या मैं आईटीसी ले सकता हूँ? हाँ भाई हाँ, आप आईटीसी ले सकते हो। टूल्स, उसके बाद में यहाँ पे डिजिटल असेट कोई खरीदी होगी तो उसका आप आईटीसी ले सकते हो। तो भाई साहब, अगर कैपिटल गुड्स होगा ना, तो उसका भी आईटीसी आप ले सकते हो। ओके, जिसकी वैल्यू आपने कैपिटलाइज की, बस एक ही चीज पूरी करना। ओके भाई साहब, ओके मेरे लिए बस एक काम करना, मैं तुझसे ही प्यार करूंगा, क्रेडिट मिल जाएगा क्या? ओके, बस बिजनेस के लिए यूज करना, जिंदगी में दगा मत देना, बिजनेस के लिए यूज कर दो, तुझे आईटीसी देंगे, लेकिन जब तू अगर दगा देंगे तो हम आईटीसी को रिवर्स कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो ब्लॉक क्रेडिट आगे हम देखेंगे। तो देखो ये जो डेफिनेशन थी ना, और ये डेफिनेशन थी कैपिटल गुड्स की और इनपुट्स की। अब क्या बात हो गई भाई, अब बात आ गई इनपुट सर्विस की। ओके, हम सिर्फ गुड्स थोड़ी खरीदते हैं, बहुत सी बार सर्विसेज भी खरीदते हैं। ये देखो तुम्हारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तुमने फ्रेट इनवर्ड, ओके, ये सर्विस ली, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ली, ओके, तुमने यहाँ पे टेलीफोन की सर्विस ली, इंश्योरेंस है, रिपेयर्स है, रेंट है जिसके ऊपर जीएसटी लग के आया, एडवर्टाइजमेंट, प्रोफेशनल फीस, ट्रैवलिंग, कोरियर, पोस्टेज, ये सारी सर्विसेज तुमने ली। ओके, तो सवाल ये है कि हमने सर्विस परचेस किया, तो क्या इनपुट सर्विसेज का भी क्रेडिट मिलेगा क्या? डेफिनेशन क्या कहती है राजा? ओके, डेफिनेशन ये कहते हैं मींस एनी सर्विस। ओके, मेरे साथ हाथ घुमाओ, एनी सर्विस, घुमाया हाथ। ओके, एनी सर्विस यूज और इंटेंडेड टू बी यूज इन द बिजनेस, मतलब क्या? ओके, आप सर्विस जो ट्रेडिंग का पार्ट है, हो सकता है वो डायरेक्ट यूज हो, या हो सकता है आपकी सर्विसेज जो है इनडायरेक्ट यूज हो, बस कोई भी सर्विस आपने परचेस की ना, तो आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। बस ये प्रूव करना कि वो बिजनेस के लिए यूज हुई।
ठीक है। अब देखो मैं एक चीज आपको बता देता हूं, जब आप कोई गुड्स खरीदते हो, ध्यान से सुनना सभी ने, अगर आप कोई गुड्स खरीदते हो तो दो पार्ट है क्या, वो इनपुट हो सकता है या वो कैपिटल गुड्स हो सकता है। गुड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। ओके, इनपुट सर्विस को दो पार्ट में नहीं डिवाइड किया। इनपुट सर्विस को ये नहीं बोला उन्होंने ओके कि एक नॉर्मल इनपुट सर्विस, एक कैपिटलाइज इनपुट सर्विस, ना 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 ना। इनपुट सर्विस को कहा कि कोई भी सर्विस बस बिजनेस के लिए यूज हो सकती है तो आपको क्रेडिट दे दिया जाएगा। ओके, तो भाई साहब, हाँ, अब मैं इसको तीन इनपुट सर्विस को तीन पार्ट में डिवाइड करता हूं और आपसे सवाल पूछता हूं, मुझे फटाफट आंसर देना। हाँ, फटाफट सभी ने, जो भी स्टूडेंट कनेक्टेड है, आंसर देना। क्या पहली इनपुट सर्विस अगर हम यहां पे ले, ऐसी इनपुट सर्विस जो आपके प्रोडक्शन का पार्ट है या ट्रेडिंग का पार्ट है, जो डायरेक्ट है। ओके, ऐसी इनपुट सर्विस जो प्रोडक्शन और ट्रेडिंग का पार्ट है और वो डायरेक्ट है, क्या उसका आईटीसी दे दिया जाएगा क्या? बिल्कुल, उसका तो दिया ही जाएगा, वो हमारी तो एनी सर्विस है। अच्छा, ऐसी बहुत सारी इनपुट सर्विसेज जो इनडायरेक्ट बिजनेस में यूज हो रही है, उसका भी आईटीसी होगा क्या? हाँ, एनी सर्विस यूज इन द बिजनेस। अब तीसरा सवाल, कुछ सर्विसेज, सुनना, कुछ सर्विसेज जैसे इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस और मशीनरी। ओके, मशीनरी जो कैपिटल गुड्स के लिए ली गई, पर बिल सर्विस का है, इनपुट सर्विस का बिल है, जीएसटी लग के आया है और हमने वो कैपिटल गुड्स के लिए ली, क्या इसका भी आईटीसी दे दिया जाएगा क्या? तीसरे वाले का आंसर जरूर देना मेरे दोस्तों। यस, इसका भी आईटीसी दे दिया, ले लिया जाएगा। ओके, कोई भी सर्विस बिजनेस में यहां यूज हो, ओके, या यहां यूज हो या यहां यूज हो, एनी सर्विस यूज इन द बिजनेस, उसका भी आईटीसी दे दिया जाएगा, या इंटेंडेड टू बी यूज इन द बिजनेस, उसका भी आईटीसी दे दिया जाएगा। अब एक सवाल आपके सामने लाता हूं, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब में ध्यान में देना। देखो आईटीसी को कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है तो बोलो यस सर। ओके, तो अब ऐसे में मैं थोड़ा आपको ये बता दूं, समझ लो आपने कोई रॉ मटेरियल खरीदा, चलो ये रॉ मटेरियल तो आपका इनपुट है, आपने रॉ मटेरियल खरीदा। अब ये रॉ मटेरियल में से कुछ गुड्स सेल्स में चले गया, कंज्यूम होके, और कुछ स्टॉक बचा हुआ है। अब देखो 1000 क्वांटिटी का आपने रॉ मटेरियल खरीदा होगा, उसमें से कुछ 500 यूज हो गया, 500 स्टॉक में बचा है। तो जो स्टॉक में बचा है, यूज नहीं हुआ, क्या उसका भी आईटीसी दे दिया जाएगा? तो एक बात कहूं आपको, वो कहते अगर आपने परचेस किया है कोई मंथ में, यूज और इंटेंडेड टू बी यूज, आपका स्टॉक में होगा पर इंटेंडेड है, स्टॉक में होगा और इंटेंडेड है, तो भी आप आईटीसी ले सकते हो। मतलब व्हाट एवर यू परचेस, मतलब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए व्हाट एवर यू परचेस इमीडिएटली लो, को स्टॉक में होगा तो भी उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, पूरा परचेस का आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट और ट्रिकी पॉइंट था, ये समझा होगा तो 2 टाइप करना। ओके, तो ये भाई साहब, ओके लाइक जरूर करना भाई साहब, इतना ओके, इतना अच्छे से आपको कवर करूंगा, देख कवर करूंगा, ये रिवीजन होके भी कवर करूंगा, पर रैपिड रिवीजन, ये ध्यान देना। ओके भाई, ये कोई फास्ट ट्रैक को बैच नहीं है, या कोई ये ओके यहाँ पे रेगुलर बैच नहीं है, ये बैच नहीं है, रैपिड रिवीजन है। मेरे से जितना कवर हो पाए हम कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूज और इंटेंडेड टू बी यूज, ओके, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। ओके, तो भाई साहब, ओके, ये थी डेफिनेशन इनपुट, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स की। अब देखो इनपुट टैक्स यानी क्या? ओके, इनपुट टैक्स यानी क्या? चलो वापस हम हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले लेते हैं। अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अब देखो आप ना जब परचेस करते हो ना, ये जो आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, आप जब परचेस करते हो ना, तो ये गुड्स की परचेस कर ली, ये सर्विस की परचेस कर ली, फिर वापस गुड्स की परचेस कर ली, फिर नीचे सर्विसेस है, गुड्स है, सर्विसेस है, अलग अलग परचेस है। इधर कैपिटल गुड्स की परचेस कर लिया, सर्विस के परचेस कर लिया। तो जब भी आप परचेस करते हो तो आपका जो भी आपकी परचेसेस है, इसके ऊपर टैक्स लग के आता है। कौन से टैक्स लग के आता है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, ओके, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, ऐसे टैक्स लग के आते हैं। प्लस कभी कभी एक्साइज भी लग के आ सकता है। सर कभी कभी एक्साइज लग के आ सकता है, मतलब होता है ना भाई साहब, एक्साइज और वैट, टोबैको खरीद लिया, टोबैको खरीद लिया या अल्कोहल खरीद लिया, तो एक्साइज और वैट लग के आएगा। तो सवाल ये है कि जो भी आपने परचेस किया होगा, इनपुट्स, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस, इसके ऊपर जीएसटी लग के आ रहा है, तो क्या ये आपका इनपुट टैक्स है? हाँ, ये इनपुट टैक्स है और ये इनपुट टैक्स एलिजिबल फॉर आईटीसी। ओके, अगर आपके इनपुट टैक्स में जीएसटी लग के आ रहा होगा तो वो एलिजिबल फॉर आईटीसी। लेकिन आपके परचेसेस पे एक्साइज और वैट लग के आ रहा है, सुनो मेरी बात, आपके परचेसेस पे एक्साइज और वैट लग के आ रहा है, तो इसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा।
आपके परचेसेस पे एक्साइज और वैट लग के आ रहा है तो इसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। ओके, सिर्फ आपको जो आईटीसी मिलेगा वो आईटीसी आपका यहाँ पे जो है ओके एक्साइज जीएसटी वगैरह का मिलेगा। अब दूसरी एक बात ले लेता हूँ, दूसरी एक बात यहाँ पे मैं ले लेता हूँ प्रोफेशनल फीस। अब ये प्रोफेशनल फीस में लीगल सर्विस है समझ लो। अब लीगल सर्विस में क्या हुआ, हमने एडवोकेट से सर्विस लिया, ठीक है, एडवोकेट से सर्विस लिया लीगल सर्विस, ठीक है। अब एडवोकेट से सर्विस लिया होगा और लेने वाला बिजनेस एंटिटी है। अब लेने वाला बिजनेस एंटिटी है तो क्या लगा होगा यहाँ पे, आरसीएम लगा होगा। आरसीएम लगा होगा मतलब इसका टैक्स हमने गवर्नमेंट को पे किया होगा, हमने गवर्नमेंट को पे किया होगा। तो सवाल ये है कि रिवर चार्ज में हमने जो गवर्नमेंट को पे किया है क्या उसका भी हम आईटीसी ले सकते हैं? यस। ओके, आपको उसके दो इफेक्ट बताना पड़ता है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते हो दो इफेक्ट बताना पड़ता है आपको, वो नीचे रिवर चार्ज में पेमेंट भी बताना पड़ता है और उसका आपको आईटीसी भी मिलता है क्योंकि वो भी आपका इनपुट टैक्स माना जाएगा। चलो, ये भी पॉइंट हमारा कवर हो गया कि रिवर चार्ज वाला भी इनपुट टैक्स माना जाएगा। समझ लो कोई रॉ मटेरियल आपने इंपोर्ट किया, ओके, एक रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करते वक्त आपने बेसिक कस्टम ड्यूटी दी और उसके ऊपर एसीडी इक्वल्स टू आईजीएसटी। इंपोर्ट करते वक्त आपने जो है ओके उसके ऊपर आईजीएसटी पे किया, इंपोर्ट किया और आईजीएसटी पे किया, तो क्या ये भी आपका इनपुट टैक्स माना जाएगा क्या? हाँ, ये भी मेरा इनपुट टैक्स माना जाएगा और उसका भी क्रेडिट मुझे मिलेगा। जो जो तुम्हारे इनपुट टैक्स में जमा होगा, इनपुट टैक्स के बकेट में जमा होगा, उसका क्रेडिट आपको दे दिया जाएगा। ओके, तो यहां पे तो जहां तक देखा जाए, यहां ध्यान से सुनना, ओके, तो इनपुट टैक्स में अगर इंपोर्टेड गुड्स पर आईजीएसटी दिया होगा तो उसका भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। अब एक सवाल, तो कितने हो गए कि जो जो भी परचेस पे जीएसटी दिए प्लस रिवर चार्ज में आपने कोई पेमेंट किया होगा तो जो रिवर चार्ज में पे किया होगा वो भी आपका इनपुट टैक्स है, उसका भी क्रेडिट मिलता है। तीसरा, इंपोर्टेड गुड्स पे अगर आपने आईजीएसटी दिया होगा तो उसका भी क्रेडिट आपको मिलता है और नेक्स्ट वो भी इनपुट टैक्स माना जाएगा। अगर कोई गुड्स आपने कंपोजिशन डीलर से खरीदा, अब कंपोजिशन डीलर मतलब जो आपका सप्लायर जो है कंपोजिशन स्कीम में उससे खरीदा, तो उसने बिल ऑफ सप्लाई दिया होगा, उसने क्या दिया होगा आपको, बिल ऑफ सप्लाई दिया होगा। तो उसने जो बिल ऑफ सप्लाई आपको दिया तो उसके ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेंगे। तो ये बात पे अगर हम डेफिनेशन देखें, व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट टैक्स? इनपुट टैक्स मतलब जो जीएसटी पे हुए हैं ऑन ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ मेड, जो हमारा इनवर्ड है, इनवर्ड पे सीजीएसटी दिया, एचजीएसटी दिया, यूटीजीएसटी दिया, आईजीएसटी दिया ना, ओके, उसका क्रेडिट आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट, ओके, जो इंपोर्टेड गुड्स पे आईजीएसटी दिया वो भी आपका इनपुट टैक्स माना जाएगा और उसके भी क्रेडिट है। रिवर चार्ज में पेमेंट किया, रिवर चार्ज में अगर आपने कोई पेमेंट किया होगा तो वो भी आपका इनपुट टैक्स है, उसका भी क्रेडिट मिल जाएगा। बट डज नॉट इंक्लूड टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन लेवी। लेकिन अगर आपने कंपोजिशन डीलर से खरीदा तो आपका इनपुट टैक्स ही माना जाएगा। तो डन डना डन डन, इनपुट टैक्स का डेफिनेशन इज ओवर। अगर समझा होगा तो बोलो डन डना डन डन, इनपुट टैक्स का आपको ओके जो भी इनपुट टैक्स में आएगा उसके क्रेडिट आपको मिल जाएंगे। और ये इनपुट टैक्स आपके जीएसटीआर 2B में, ए मेरी बात सुनना, ये इनपुट टैक्स आपके जीएसटीआर 2B में अपडेट होते हैं और वो इनपुट टैक्स से आप क्रेडिट ले सकते हो ना। उसके बाद में आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स मतलब जो आप आउटवर्ड पे करते हो उसको आउटपुट टैक्स बोला जाएगा। तो चलिए, ये तो था बेटा ओके इनपुट टैक्स क्रेडिट जो यहाँ मैंने आपको बताया। अब देखो यहाँ पे मैं एक मैकेनिज्म आपको बताना चाहूंगा और वो मैकेनिज्म क्या है, अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, जो मैंने रेगुलर क्लास में आपको बताया था, वो थोड़ा मैकेनिज्म मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा बिफोर गोइंग अहेड। ओके, तो देखो मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऑफ अवेलमेंट एंड क्लेमिंग द आईटीसी, स्टेप बाय स्टेप समझ लेना। मैकेनिज्म ऑफ अवेलमेंट एंड क्लेमिंग द आईटीसी, यहां तक सबको क्लियर? यहां तक सबको क्लियर? तो सभी जो स्टूडेंट कनेक्टेड है डन डना डन डन ट्रिपल डी टाइप करो, ठीक है। चलो, अब ये मैकेनिज्म समझ लो। एक बड़े जंगल में एक सप्लायर रहता था, ओके, और वो सप्लायर से एक रिसिपिएंट जो है उससे गुड्स बाय करता था। ओके, तो एक सप्लायर था, एक बायर था। तो ये बायर जीएसटी में रजिस्टर्ड था। हम ये रिसिपिएंट की बात कर रहे हैं, इसके आईटीसी देख रहे हैं। नाउ सप्लायर ने उसको गुड्स और सर्विसेज सप्लाई किया। अब सप्लायर ने उसको गुड्स और सर्विसेज आउटवर्ड सप्लाई किया, टैक्स इनवॉइस दिया 1 लाख का, जीएसटी दिया 12% के हिसाब से 12,000। ओके, जीएसटी 12,000 लगाकर दे दिया। चलो, अब ये जीएसटी जो है इसको 12,000 लगा के देने के बाद अब हुआ क्या, सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 फाइल किया 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ में।
ओके, और ये GSTR 1 फाइल करने के बाद 3B भी फाइल कर दिया, लेकिन प्रोसीजर मैकेनिज्म ऐसा होता है कि सप्लायर अगर ये GSTR 1 फाइल कर दे तो रिसिपिएंट का एक GSTR 2B बनता है। ये 2B इनवर्ट सप्लाई स्टेटमेंट होता है। आई रिपीट, मेरे साथ बोलो, ये 2B इनवर्ट सप्लाई स्टेटमेंट होता है। मतलब ये बंदा जो भी परचेस करेगा, जिससे भी परचेस करेगा, ओके, और सप्लायर जब GSTR 1 देंगे तो इसके 2B में सारी परचेसेस, ये जो जीएसटी पोर्टल है वो पोर्टल सारी परचेसेस अपडेट कर देगी और उसके साथ उसका इनपुट टैक्स भी अपडेट कर देगी। इनपुट टैक्स की डेफिनेशन अभी हमने देखा। ओके, तो जो भी परचेसेस ने की जिस पे जीएसटी लग के आया है उसका इनपुट टैक्स भी वो जो है यहाँ पे अपडेट कर देगी। ओके, तो 2B, तो इसका रजिस्टर पर्सन का बेस डॉक्यूमेंट होगा 2B, GSTR 2B। डन 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 डन। ओके, तो नाउ अब मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि ये सारे इनपुट टैक्स अपडेट हो गए इसके 2B में। 2B इज द बेस डॉक्यूमेंट फॉर टेकिंग द क्रेडिट। अब क्या होगा, अब हम आगे 3 सेक्शन पढ़ने वाले इंटर लेवल पे, सेक्शन 16, 17 और 18। आई रिपीट, सेक्शन 16, 17 और 18, ये 3 सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं। अब ये जो है, ये सेक्शन जो तुम्हारे 2B में परचेसेस अपडेट हुई है, ओके, वहां ये 3 सेक्शन की प्रोविजन में अप्लाई करूंगा और इससे मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे आईटीसी किसका मिलेगा। तो मैं आगे आपको जो पढ़ाने वाला हूं, ये पढ़ाने वाला हूं कि भाई साहब आपकी परचेसेस के कब आपको आईटीसी मिलते हैं। इसको हम कहते हैं आईटीसी सेल्फ असेस, यानी जो हमने सेक्शन 16, 17, 18 लगाया ना, इसको हम कहते हैं आईटीसी सेल्फ असेस। अब ये जो आप आईटीसी सेल्फ असेस करते हो, मतलब आपको कितना मिलेगा, ब्लॉक क्रेडिट को ध्यान में रखते हुए, आईटीसी की सारी कंडीशन ध्यान में रखते हुए, ओके, आप अपना आईटीसी उस मंथ का फिक्स करोगे। फिर जब ये जो बंदा है अपना GSTR 3B फाइल करेगा, अब इसको तो अपना GSTR 3B फाइल करना पड़ेगा, तो जब ये GSTR 3B फाइल करेगा ना, ओके, तो जो उसने आईटीसी सेल्फ असेस किया वो आईटीसी क्लेम करेगा या अवेल करेगा। अब आईटीसी क्लेम करेगा का मतलब क्या, सर ये बता दो ना, आईटीसी क्लेम करेगा मतलब क्या। भाई ये GSTR 3B फाइल कर रहा है तो अपने कैलकुलेशन बता रहा है, इस मंथ का आउटपुट टैक्स इतना है और इस मंथ का मेरा आईटीसी इतना है। ओके, जो मंथ का वो एलिजिबल आईटीसी है इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस इतना है। ओके, अब नेट पेबल है व्हाट एवर द आरसीएम। अब ये आईटीसी हो सकता है आउटपुट टैक्स से कम हो या हो सकता है आउटपुट टैक्स से ज्यादा हो। ज्यादा होगा तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कम होगा तो पूरा यूज हो जाएगा। अब ये जो आईटीसी क्लेम करता है, यहाँ पे ये आईटीसी तुम्हारा एक लेजर बनता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। आई रिपीट, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो जो उसने आईटीसी टेबल में क्लेम किया कि ये मेरा आईटीसी है, वो तुम्हारे लेजर में क्रेडिट हो जाता है। मतलब इसको कहते हैं अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। मतलब ये जो है आईटीसी मेरा बनता है और इसकी पोस्टिंग हो जाती है। वो पोस्टिंग किस में हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के क्रेडिट साइड में। इसको हम कहते हैं कि इतना आईटीसी इस मंथ में लिया गया, ओके, इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस। इसको कहते हैं अवेलमेंट। और ये आईटीसी जो है, ओके, जब ये आईटीसी तुम्हारे आउटपुट में यूज होगा, क्योंकि दोनों के टेबल अलग अलग होते हैं, तो ये आईटीसी तुम्हारे आउटपुट में यूज होता है, तो तुम्हारे लेजर की पोस्टिंग होती है डेबिट। ओके, जितना यूज होगा आउटपुट में उतना डेबिट होगा और बैलेंस होगा तो कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये दोनों पोस्टिंग आपके 3B से आती है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। जो आईटीसी आप 3B में क्लेम करते हो, सेल्फ असेस करते हो, वो अवेल बोला जाता है, यानी बकेट में एक्यूमुलेट हो जाता है। ओके, और उसके बाद में उसको यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ यूज जो है ये आउटपुट टैक्स है। तो ये दो पोस्टिंग है, इसकी पोस्टिंग यहाँ पे और यूज की पोस्टिंग जो है आउटपुट टैक्स के लिए यूज की पोस्टिंग यहाँ पे। तो वो दो पोस्टिंग हो जाती है। तो ये लेजर बड़े काम का होता है कि कितना आपने क्रेडिट अवेल किया और कितना यूज किया। ओके, तो कितना आपने क्रेडिट अवेल किया और कितना यूज किया। डन डना डन डन। ये पूरी मैकेनिज्म समझा क्या, मैकेनिज्म समझाओगा तो जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है एम टाइप करो। तो बताओ, ओके, क्रेडिट लेजर के दो टाइप होते हैं, एक अवेलमेंट, मतलब तुमने जो भी परचेस कैपिटल गुड्स खरीदा होगा, कभी कभी तो कैपिटल गुड्स के क्रेडिट बहुत ज्यादा होते हैं, वो क्रेडिट क्लेम कर लिए ओके 3B में, तो वो अवेलमेंट की एंट्री होगी। ओके, अब जो क्रेडिट अवेल कर लिए बकेट में जमा हो गए, बाद में हम यूज करेंगे, तो वो यूज किसके लिए करेंगे, फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, तो वो डेबिट एंट्री हो जाती है और बैलेंस होगा तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके, समझाना ये भाई साहब, समझ में आ गया आपका। ओके, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, आई रिपीट, ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट आप जो है यहाँ पे अवेल करोगे और यूटिलाइज करोगे।
अब देखो कंडीशन एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस ऑफ आईटीसी। अब आ जाओ सेक्शन 16 में हमारे चार्ट में। ओके, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस ऑफ आईटीसी। आपको आईटीसी चाहिए तो दो बेसिक क्राइटेरिया है। भाई एक सवाल है कि इंडिया में इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन ले सकता है? इंडिया में इनपुट टैक्स क्रेडिट दो लोग ले सकते हैं। एक, वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। कम ऑन, वो कौन होना चाहिए? रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। एंड आपने वो गुड्स बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि अगर आप अनरजिस्टर्ड हो, थ्रेशोल्ड के नीचे हो, तो क्या आप आईटीसी ले सकते हो? बिल्कुल नहीं ले सकते आईटीसी। अगर आप थ्रेशोल्ड के नीचे हो और अनरजिस्टर्ड हो तो आईटीसी नहीं ले सकते। ओके, दूसरा, आपने वही गुड्स का आईटीसी देंगे जो आप बिजनेस के लिए यूज करोगे। तो दिस इज द बेसिक कंडीशन ऑफ सेक्शन 16(1) फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। देन क्लियर? अब देखो कंडीशन फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब ये क्या है सर, थोड़ा बताओ ना ये क्या है। बताता हूं कि जब तुम्हारे जीएसटीआर 2B में इनपुट टैक्स अपडेट हो जाते हैं परचेसेस के, तो और यहां से तुम सेल्फ असेस करके क्लेम करते हो, अवेल करते हो। ठीक है, क्लेम करना मतलब अवेल करना। तो क्रेडिट लेने की क्या कंडीशंस है, वो कंडीशंस आपको पूरी करनी पड़ेगी, तो ही आप बकेट में पानी डाल सकते हो, तो ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ओके, जो जो तुम सेल्फ असेस कर रहे हो, और ये कंडीशन सेक्शन 16 में देखेंगे। चलो सिंपल वे में समझ लो कि अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है, अवेल करना है, तो क्या कंडीशंस है। ठीक है, तो पहली कंडीशंस, अब गवर्नमेंट क्या कहती है, पहली कंडीशंस क्या है? ही इज इन द पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट, या करेक्शन कर लेना, या डेबिट नोट कर देना, डेबिट नोट और अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। अब देखो ये क्या कहते हैं, गवर्नमेंट आपसे बात करना चाहता है, अगर आप उस मंथ में क्रेडिट क्लेम कर रहे हो, अपना क्रेडिट जमा कर रहे हो, ओके, जो आपको एलिजिबल है, तो पहली कंडीशन ये है कि जिसके भी क्रेडिट आप क्लेम कर रहे हो उसके टैक्स इनवॉइस तुम्हारे पोजीशन में चाहिए। तुम्हारे पोजीशन में अगर टैक्स इनवॉइस होगे तो ही आपको आईटीसी दिया जाएगा। समझ लो सर कोई इनवॉइस मिसिंग है, मुझे क्वेश्चन पूछा गया कोई इनवॉइस मिसिंग है, अगर कोई इनवॉइस मिसिंग है, इवन दो गुड्स तुम्हारे फैक्ट्री में पड़ा है, शॉप में पड़ा है, पर इनवॉइस नहीं मिल रहा है, या उसकी डेबिट नोट नहीं मिल रही है, या फिर अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, तो आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा। पहला कंडीशन सबको समझा? क्या समझा होगा तो वन टाइप करो। पहला कंडीशन समझा होगा तो वन टाइप करो। इसमें रूल 36 क्या कहता है कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, अब ओके अदर डॉक्यूमेंट्स भी है, तो अदर कौन से डॉक्यूमेंट्स है? समझ लो मेरे पास टैक्स इनवॉइस नहीं है या फिर डेबिट नोट नहीं है, तो कोई अदर डॉक्यूमेंट्स चलते हैं क्या? तो देखो वो क्या कहते हैं, आईटीसी अवेल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। अब बहुत सी बार प्रॉब्लम में आता है कि भाई इनवॉइस बाय द सप्लायर, सप्लायर ने इनवॉइस दिया होगा, वो आपके पोजीशन में चाहिए, ये तो बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट है। उसके बाद में इनवॉइस बाय द रिसिपिएंट, सेल्फ इनवॉइस। अब पता है आपको ये सेल्फ इनवॉइस कॉन्सेप्ट क्या होता है? हाँ ओके, अगर आपको याद होगा तो मैं बता देता हूं। समझ लो आरसीएम वाला कोई केस है, ओके, सप्लायर यूआरपी है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, और लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है, ओके, और ये आरसीएम में आता है। सुनो किस में आ रहा है ये? आरसीएम में आ रहा है। तो आरसीएम में आ रहा है पर सप्लायर तो अनरजिस्टर्ड है, तो वो केस में जो रिसिपिएंट आरसीएम में टैक्स दे रहा है उसको सेल्फ इनवॉइस बनाना पड़ता है। हाँ, उसको सेल्फ इनवॉइस बनाना पड़ता है, क्योंकि सप्लायर तो अनरजिस्टर्ड है, वो इनवॉइस नहीं देगा, तो यहाँ सेल्फ इनवॉइस की प्रोविजन है। तो आप आरसीएम में जो टैक्स पे करते हो उसका क्रेडिट मिलता है। तो ऐसे सिचुएशन में ओके उसका एक डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया हुआ है, और वो डॉक्यूमेंट है सेल्फ इनवॉइस, वो आपको संभाल के रखना पड़ेगा। वो डॉक्यूमेंट सेल्फ इनवॉइस पर आप ओके आईटीसी ले सकते हो। उसके बाद में अगर आपको सप्लायर ने डेबिट नोट दी होगी तो डेबिट नोट के बेस पर आप आईटीसी ले सकते हो। उसके बाद में बिल ऑफ एंट्री। सर ये बिल ऑफ एंट्री क्या होती है? अगर आप कोई गुड्स इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री आती है, तो वो एक डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पर आप आईटीसी लेते हो। एक रिवाइज इनवॉइस कॉन्सेप्ट, इनवॉइस चैप्टर में क्या आता है? रिवाइज इनवॉइस। रिवाइज इनवॉइस मतलब क्या कि अगर आप लायबल हो गए पर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप नॉर्मल इनवॉइस दो, और जब आरसी आ जाएगी तो आपको इनवॉइस रिवाइज करके देना पड़ता है। इनवॉइस चैप्टर में देखेंगे। तो रिवाइज इनवॉइस होगा तो यस उसके बेस पर भी आप आईटीसी ले सकते हो। और डॉक्यूमेंट बाय आईएसडी, इंटर लेवल पे आईएसडी कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट बाय आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होगा, तो उसके बेस पर आप लिख लो, सिर्फ इतना लर्न कर लेना। तो चलिए मेरे साथ लर्न करो कौन कौन से इनवॉइस पे आप आईटीसी ले सकते हो अगर कोई एमसीक्यू या थ्योरी क्वेश्चन आ गया। पहला सप्लायर का इनवॉइस, दूसरा सेल्फ इनवॉइस आरसीएम के केस में, थर्ड डेबिट नोट, सप्लायर की डेबिट नोट, ओके नेक्स्ट क्या हमने इन्वर्ट किया, और बिल ऑफ एंट्री इंपोर्ट है, नेक्स्ट रिवाइज इनवॉइस एंड डॉक्यूमेंट्स बाय आईएसडी। इसके बेस पर आप आईटीसी ले सकते हो। नाउ
मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन द इनवॉइस। अब देखो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन द इनवॉइस, समझ लो ये आपका टैक्स परचेस का टैक्स इनवॉइस है। भाई देखो यहाँ टाइटल दिया हुआ है और ये टाइटल मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ, ये टाइटल है टैक्स इनवॉइस, ठीक है। अब मैंने परचेस किया और मेरे परचेस का, क्योंकि मैम क्रेडिट की बात कर रहे हैं तो इनवर्ड की बात कर रहे हैं, ओके, तो मेरे परचेस का जो है टैक्स इनवॉइस आया। वो क्या कहते हैं कि जब ये टैक्स इनवॉइस आएगा तो बहुत सी बार क्या होता है, बोगस इनवॉइस आ जाते हैं, बस क्रेडिट लोग फ्रॉड करते हैं, बोगस इनवॉइस ले लेते हैं, रियल परचेस नहीं होती है पर इनवॉइस दे दे, या ऐसे कोई बंदे का इनवॉइस ले लेंगे जीएसटी लगा के कि जो बंदा एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई तुम इनवॉइस लेते हो तो कुछ बातें बहुत क्लियर होनी चाहिए, ओके, क्या, तो जीएसटी नंबर सप्लायर और रिसिपिएंट, यानी जब जो भी तुमने इनवॉइस किया, ऑडिट चल रहा है, ऑडिट चल रहा है जीएसटी का, तुमने सही डॉक्यूमेंट पे क्रेडिट लिया क्या, तो आप कहोगे टैक्स इनवॉइस, तो चलो इस पे दोनों का जीएसटीएन होना चाहिए बहुत क्लियर वे में, ओके। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स और सर्विस, गुड्स का डिस्क्रिप्शन बहुत क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट टैक्सेबल वैल्यू, ओके, गुड्स की टैक्सेबल वैल्यू क्या है वो क्लियर होना चाहिए, जीएसटी कैलकुलेशन क्लियर होना चाहिए, और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर इंटरस्टेट होगा तो क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर ये बातें, ओके, 1 2 3, ओके, 4 और 5, ये 5 चीजें अगर क्लियर होगी, बाकी ठीक है। इनवॉइस में कभी कभी मिस्टेक होती है, अब जैसा मेरे केस में भी मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी एड्रेस गलत हो जाता है, जो भी होता है, बाकी चीज में थोड़ी बहुत गलती चल सकती है, पर ये 5 केस में गलती नहीं चलेगी। ये 5 केस अगर सही होगी तो ही वो वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा और उसके बेस पर हम आईटीसी देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा ध्यान से सुनो, यहाँ पे डिटेल्स ऑफ टैक्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विस, वैल्यू ऑफ सप्लाई, जीएसटी नंबर और प्लेस ऑफ सप्लाई, ओके, और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो ये 5 केस में ये 5 इंफॉर्मेशन सही होगी तो ही वो वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। नो आईटीसी, थर्ड पॉइंट समझ लो, नो आईटीसी का मतलब क्या, इफ टैक्स हैज बीन पेड और डिमांड इज कंफर्म बिकॉज ऑफ फ्रॉड, आपके सप्लायर ने कोई फ्रॉड किया होगा, ओके, और फ्रॉड पकड़ा गया, और फ्रॉड पकड़ा गया उसके वजह से उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आपके सप्लायर ने फ्रॉड किया तो आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा। डन डना डन डन, ओके, तो डन डना डन डन समझाओ तो बोलो यस सर, मजा आ गया, ये हुई ना बात। ओके, तो ये पहली कंडीशन हमने कंप्लीट की, ओके, एंड दैट इज इनवॉइस और डॉक्यूमेंट आपके पोजीशन में होना चाहिए, पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ऑथेंटिकेट कब बोला जाएगा, और फ्रॉड वाला होगा तो आईटीसी नहीं मिलेगा। चलो, नाउ सेकंड कंडीशन फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, ये सारी कंडीशंस आपको लर्न करना है, क्योंकि आपको जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे तो आपको इस कंडीशन के बेस पर आंसर देना पड़ेगा, ओके, आपको इस कंडीशन के बेस पर आंसर देना पड़ेगा। अब देखो क्या है सेकंड कंडीशन, क्या है 16(2)(a)(a), सर ये 16(2)(a) सब क्लॉज याद करना, क्या ए सुनना, ओके, ए सुनना, और क्या सब क्लॉज याद करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं क्या, याद रहे तो अच्छी बात, नहीं रहे तो ठीक है। वन ऑफ द कंडीशन ऑफ सेक्शन 16(2), पर 16(2) तो भी याद करके जाना, वन ऑफ द कंडीशन ऑफ सेक्शन 16(2). देखो सेकंड कंडीशन क्या है फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, द डिटेल्स ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट हैज बीन फर्निश्ड बाय सप्लायर इन जीएसटीआर 1 और 1A एंड सच डिटेल्स हैज बीन अपलोडेड इन 2B, ओके, और वही रूल में कहा है। अभी तो समझाया ना मेरे भाई, ओ राजा साहब, ओके, मैंने अभी तो समझाया ना आपको क्या, कि भाई तुम्हारा सप्लायर जो है ना, वो सप्लायर जीएसटीआर 1 देगा, ओके, और वो आपके 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर आपके 2B में रिफ्लेक्ट होगा तो ही आप आईटीसी ले सकते हो, ओके। तो ये सेकंड कंडीशन है, इनवॉइस तो होना ही चाहिए, ओके। सेकंड कंडीशन, आपको क्रेडिट क्लेम करना है, अवेल करना है, तो 2B में अपडेट होना जरूरी है। ओ ठीक है सर, ये 2B में अपडेट होना जरूरी है। इसके ऊपर ना एक अच्छा क्वेश्चन हमारे इंस्टीट्यूट ने बनाया, ओके सर बताओ ना कैसा क्वेश्चन बनाया, बताता हूँ, इधर सुनो, ओके। आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्वेश्चनर होगा तो 3, ठीक है। 3 का एक प्रॉपर एनालिसिस मैंने किया। अब देखो मैं आपके क्वेश्चन भी कवर कर रहा हूँ, हाँ भाई, ओके, कुछ क्वेश्चन तो मैं साथ साथ में रिवीजन में कवर करके कॉन्सेप्ट तो समझा दूंगा ना, मजा आ गया। देखो ये रिवीजन बड़ी स्पेशल रिवीजन है, मैक्सिमम अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करना और लाइक जरूर करना, अपनी कमेंट जरूर देना भाई साहब, तुम्हारी कमेंट ओके ये रिवीजन की गुरु दक्षिणा होगी। चलिए, तो वॉट एवर इट में भी, तो अब यहाँ पे जहां तक देखा जाए ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने एक एनालिसिस किया हुआ है, ये देखो ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने थोड़ा समझाने के लिए ऐसा लिया है। एक था यहाँ पे लक्ष्मी ट्रेडर सप्लायर, क्या सप्लाई करता था, इलेक्ट्रिक गुड सप्लायर करता था।
और इसने ओके परचेसेस भी की थी, ओके परचेसेस भी की थी। अब परचेसेस के इसके 200 इनवॉइसेस थे इनवर्ट सप्लाई के, हो सकते अभी जब ऐसा, अभी मैंने आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताया, ओके ट्रेडिंग की परचेसेस, अलग अलग सप्लायर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की परचेसेस, कैपिटल असेट की परचेसेस, ऐसे 200 इनवॉइसेस मन के थे, जिसमें टोटल जीएसटी लग के आया था 8 लाख, यानी 200 इनवॉइसेस में 8 लाख का जीएसटी लग के आया था। अब क्या हुआ कि सिचुएशन 1 और 2, इस क्वेश्चन में दो सिचुएशन दिए। पहली सिचुएशन कि जो तुम्हारे सप्लायर थे, अब 200 सप्लायर्स थे तुम्हारे, तो उसमें से 160 इनवॉइसेस जिसका जीएसटी 7 लाख था, वो जीएसटीआर 1 में अपलोड हुए। अब देखो जीएसटीआर 1 में आपके सप्लायर ने अपलोड किए हैं, मतलब आपके 2बी में आए होंगे। ओके, अब 1 और 2बी में ही प्रॉब्लम होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये रैपिड रिवीजन है, ध्यान सुनना। तो जीएसटीआर 1 में अपलोड किए, अब ये अपलोड जो किए वो तुम्हारे 2बी में आएंगे। 16(2)AA क्या कहता है, अगर सप्लायर ने अपलोड किए और तुम्हारे 2बी में दिख रहे हैं तो ये इनवॉइस का आप आईटीसी ले सकते हो। उसमें से 40 इनवॉइसेस जो है वो अपलोड नहीं हुए, तो उसका प्रोपोर्शनेट आईटीसी आप नहीं ले पाओगे। ओके, दूसरी एक सिचुएशन ये प्रॉब्लम में थी क्या, ओके 140 इनवॉइसेस अगर ओके इंस्टेड ऑफ 160 140 इनवॉइसेस ही अगर अपलोड होते तो फिर 140 का ही मिलेगा। ओके, रिमेनिंग का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, अभी तो नहीं मिलेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर अभी आपने जो इनवॉइसेस अपलोड नहीं हुए या जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट नहीं हुए, उसका आईटीसी आप अभी नहीं दोगे, पर इसका कभी नहीं मिलेगा क्या, ऐसा नहीं है। लॉ ये कहता है कि अगर आपके सप्लायर ने इसको सब्सिक्वेंट मंथ्स में रिपोर्ट किया, सब्सिक्वेंट मंथ्स में जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट किया और 2बी में आया, तो आपको उस मंथ में मिलेगा जिस मंथ में वो अपलोड होगा। ओ भाई साहब, ये क्वेश्चन के साथ मैंने देखो क्वेश्चन की केस स्टडी बनाई है, ओके चार्ट बनाए हैं भाई, चार्ट तो मजेदारी है। तो यहाँ पे तो ऐसे केस में ये क्वेश्चन भी मैंने कवर कर लिया। ओके, तो ऐसे केस में आप जितना रिपोर्ट होगा उतना ही आईटीसी आपको मिल जाएगा। मजा आया, मजा आया तो एमजेड टाइप करना ना मेरे यारो। ओके, उसके बाद में हम लेते हैं ओके 16(2)B क्लॉज। ये बी क्लॉज क्या कहता है, देखो ये कहता है ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। हाँ, थर्ड कंडीशन है, अगर आपको उस मंथ में आईटीसी क्लेम करना है तो करना होगा तो आपको गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो जानी चाहिए, गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो जानी चाहिए। अब गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो जानी चाहिए का मतलब क्या, मतलब फिजिकली आपके इसमें प्रीमाइसेस में, वेयरहाउस में या साइट में आ जाना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे यहाँ एग्जांपल यहाँ पे लेता हूं, देखो अब 3 कंडीशन हमने पढ़ लिया, ए और बी, और ये सारी कंडीशन क्यूमुलेटिव कंडीशन है, एक साथ आपको लगाना पड़ेगा। ऑल कंडीशंस आर क्यूमुलेटिव कंडीशंस। अब आपको सारी एक साथ लगाना है, मतलब क्या, मतलब बता दो। सिचुएशन ए, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस मेरे पोजीशन में आया 25 अप्रैल को, ठीक है। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस, गुड्स और सर्विस रिसीव हुए 26 अप्रैल को, यानी अप्रैल मंथ में इनवॉइस भी आ गया और गुड्स भी रिसीव हो गए, मतलब पहली कंडीशन फुलफिल क्रेडिट लेने की इन द मंथ ऑफ अप्रैल, गुड्स भी रिसीव हो गए, कंडीशन फुलफिल। अपडेटेड इन जीएसटीआर 2B ऑफ अप्रैल, अप्रैल के जीएसटीआर 2B में भी अपडेट हो गया, तो वो था कि भाई वो जीएसटीआर 2B में आ जाना चाहिए अप्रैल के, वो भी हो गया। थर्ड कंडीशन फुलफिल, तो इसका क्रेडिट कब मिलेगा, अगर ये तीनों कंडीशन ए और बी तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो इसका क्रेडिट आप अप्रैल में क्लेम कर सकते हो, यानी जब अप्रैल का जीएसटीआर 3B फाइल करोगे उसमें आप क्लेम कर लो इसका क्रेडिट। दूसरी सिचुएशन, इनवॉइस अप्रैल में आया, ओके गुड्स और सर्विस मई में रिसीव हुए, गुड्स और सर्विस मई में रिसीव हुए, ओ भाई साहब इनवॉइस पहले आ गया, गुड्स सर्विस बाद में आई, और जीएसटीआर 2B में अपडेट हो गया अप्रैल के, पर गुड्स बाद में आया। तो लॉ क्या कहता है, जब भाई ये तीनों कंडीशन आप फुलफिल करोगे उस मंथ में आप क्रेडिट ले सकते हो। अब ये एक तो गुड रिसीव तो मई में हुआ, तो अब आप अप्रैल में नहीं ले सकते हो, चलो बताओ कौन से मंथ में ले सकते हो। ओके सर, फाइनल के रिवीजन लेक्चर कब अपलोड होगी, भाई साहब मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ, और मेरे टेलीग्राम चैनल लिंक आपने ज्वाइन नहीं की होगी तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक है, वो ज्वाइन करो, उसमें मैं कंटिन्यूस अपडेशन दे रहा हूँ, देखो आप वहां पे जाके। फाइनल के भी तो डेली अपडेट कर रहा हूँ, थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर पे सर्च करो, आपको अल्टीमेट रिवीजन पूरी मिल जाएगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके, मई में जो है, ओके तो मई में मिलेगा। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे इनवॉइस मई में आया,
गुड्स अप्रैल में आ गया और टू बी में मई में अपडेट हुआ तो अगेन मई में मिलेगा, ओके, क्योंकि मई चले गया। नेक्स्ट अप्रैल में इनवॉइस आ गया, गुड्स भी अप्रैल में आया, पर टू बी जुलाई में अपडेट हुआ, कभी कभी लेट अपडेट हुआ होगा सप्लायर से, तो वो जुलाई में मिलेगा। एक लाइन में कहूँ कि आपको मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ पे कि ये तीनों में से विच एवर इज लेटर, जो बाद में होगा, विच एवर इज लेटर मतलब जो बाद में होगा, उस मंथ में क्रेडिट मिलेगा। अगर आपको सेम मंथ में क्रेडिट लेना है तो सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ओके, सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर एक भी लेट हो गई तो उस मंथ में आपको क्रेडिट दिया जाएगा। ये था बेटा गुड्स एंड सर्विसेज हैज बीन रिसीव्ड। अब मैं आपको यहाँ पे बिल टू शिप टू मॉडल समझाऊंगा जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। और आपके पास अगर मेरा क्वेश्चनर होगा तो उस क्वेश्चनर में एक क्वेश्चन का एनालिसिस मैं करना चाहूंगा, तो आप क्वेश्चनर में आ जाओ। क्वेश्चनर में भाई साहब क्वेश्चन नंबर 4 पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दीवाना एंड सन्स का। ये तो बेटा पढ़ के ही जाना, ओके, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है या फिर 14 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट आ सकते हैं बिल टू शिप टू की। दीवाना एंड सन्स का क्वेश्चन, चलो इसको एक्सप्लेन कर दो। चलो इसका एनालिसिस मैंने बनाया हुआ है और इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या हुआ था आपको बताता हूं। दीवाना एंड सन्स न्यू दिल्ली का एक बंदा था, ओके, और उसने ना उसको प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स खरीदने थे और उसने प्लास्टिक ग्रैन्यूल खरीदने के लिए ऑर्डर दिया करीम एंड ब्रदर्स को। ये भाई करीम, ओके, यहाँ पे जो है प्लास्टिक ग्रैन्यूल सप्लाई कर। 250 केजी के प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स थे, 50 पर केजी, आई रिपीट 50 पर केजी का उसने ऑर्डर दिया, ठीक है। तो दीवान एंड सन्स से करीम को ऑर्डर आ गया। करीम जो है यूपी का था बंदा, एकदम बिल्कुल खुश था। लेकिन क्या हुआ, जब ये करीम गुड्स प्लास्टिक ग्रैन्यूल बना रहा था और उसके फैक्ट्री गेट पे उसके बस पैक ही कर रहा था कि दीवान एंड सन्स उसको बोल रहा है अरे जल्दी भेज। करीम सर पैक ही कर रहा हूँ, पैक ही कर रहा हूँ। तो जस्ट उसके पास ही गुड्स था, तब शुभकामना सेल्स हपुर यूपी, शुभकामना सेल्स हपुर यूपी से दीवान एंड सन्स को ऑर्डर आई है कि दीवान एंड सन्स हमें प्लास्टिक ग्रैन्यूल सप्लाई करो। अब दीवान एंड सन्स का ओके अभी ऑर्डर गई थी करीम को, तो यूपी से ही ऑर्डर आया शुभकामना से, तो दीवानंद सन्स ने वो ऑर्डर ले लिया, ओके, 250 केजी का। और अब दीवानंद सन्स ने यहाँ पे करीम को बोला ए तू मेरे को मत भेज दिल्ली, ओके, तू डायरेक्ट यूपी से यूपी में भेज दे शुभकामना सेल्स को। तू दिल्ली भेजेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, फिर हम यूपी भेजेंगे, तो तू डायरेक्टली शिप टू कर दे। ऐसा होता है ना अमेजोन में, ओके, बिल हमारे नाम का शिप टू किसी और किसी के नाम का, ओके, शिप टू हो जाता है। ऐसे तो एक मॉडल तैयार होता है। एक मॉडल क्या, ओके, तो यहाँ शिप टू शुभकामना का हुआ। तो अब ये मॉडल में क्या हुआ, मॉडल करीम एंड ब्रदर्स का बायर तो दीवाना एंड सन्स है, ओके, दीवाना एंड सन्स बायर है, तो करीम एंड ब्रदर ने इनवॉइस इसको दिया और दीवाना एंड सन्स का बायर शुभकामना है, ओके, इसने इनवॉइस इसको दिया। 2 इनवॉइस बने। तो इसमें पहला वाला इनवॉइस जो है ना, ए भाई साहब सुन, इसमें पहला वाला इनवॉइस बिल टू शिप टू माना जाएगा, बिल टू शिप टू माना जाएगा। क्यों? क्योंकि करीम ने बिल टू किया, ये मेरे सुन भाई, सॉरी, करीम ने बिल टू किया, एक मिनट ना, सुनो, करीम ने बिल टू किया दीवाना एंड सन्स को और शिप टू किया शुभकामना को, तो इसको बिल टू शिप टू माना जाएगा। और दूसरा तो डायरेक्टली ओके गुड्स बेचा ही गया। इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि दीवाना एंड सन्स बायर भी है और इधर सेलर भी है। तो दीवाना एंड सन्स बायर है तो इसको आईटीसी लेना है। अब दीवाना एंड सन्स करीम के बिल पर जब आईटीसी लेगा, ओके, तो दीवाना एंड सन्स के डायरेक्शन पे, ओके, दीवाना एंड सन्स ये आरपी जिसके डायरेक्शन, जिसने रिक्वेस्ट किया था और आस्क करीम टू शिप द गुड्स, जिसके डायरेक्शन पे, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये रजिस्टर्ड पर्सन के डायरेक्शन पे गुड शिफ्ट हुआ, ओके, किसको, शुभकामना को। तो ऐसे केस में दीवाना एंड सन्स इसका आईटीसी लेगा। पर आईटीसी लेने की कंडीशन क्या है कि गुड्स रिसीव होने चाहिए। ओ भाई साहब इसको तो रिसीव नहीं हुए, करीम एंड ब्रदर्स से डायरेक्ट गुड्स किसको चले गए, शुभकामना को चले गए, ओके, तो इसको रिसीव नहीं हुए, तो दैट कंडीशन नॉट फुलफिल, तो क्या इसको क्रेडिट नहीं मिलेगा? नहीं। इसको फिर एक्सप्लेनेशन है, एज पर एक्सप्लेनेशन इन केस ऑफ बिल टू शिप टू मॉडल, सुनना, इन केस ऑफ बिल टू शिप टू मॉडल goods are deemed to be received, ये वर्ड आना चाहिए, goods are deemed to be received to register person on whose direction goods are supplied, deemed to be received to register person
व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड बाय सप्लायर टू रिसिपिएंट, जिस दिन सप्लायर ने उसको डिलीवर्ड कर दिया ओके किसको, रिसिपिएंट को, उस दिन इसको रिसीव माना जाएगा और वो आईटीसी ले लेगा, वो आईटीसी ले लेगा। दूसरा वाला शुभकामना उसका आईटी सॉरी शुभकामना उसका आईटीसी लेगा। शुभकामना के लिए क्या प्रॉब्लम है, शुभकामना उसका आईटीसी तो ले ही सकता है, क्यों, क्योंकि उसको तो एक्चुअली रिसीव है। तो सवाल इसमें क्या था, दीवानंद सन्स की आईटीसी एलिजिबिलिटी, इसके लिए आंसर होगा बिल टू शिप टू, यस उसको आईटीसी मिल जाएगा। ओके तो आईटीसी कितना मिलेगा, 250 kg इंटू 50 इंटू 18%, रेट 18% था तो उसका आईटीसी उसको मिल जाएगा। और आगे इसने इसको 60 रुपीज में बेचा, आगे इसने इसको 60 रुपीज में बेचा तो उसको भी आईटीसी मिल जाएगा। ओ भाई साहब समझे क्या, समझे होगे तो बोलो यस सर। ओके तो ये था दीवानंद सन्स का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ओके और मैंने केस स्टडी फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, पढ़ के जाना। ओके तो देखो क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कवर कर रहा हूँ ये रिवीजन में। ओके चलो तो ये हुआ रिगार्डिंग टू बिल टू शिप टू मॉडल, इसके हमने देखा। उसके बाद में एक एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का सर्कुलर है, और ये इंपॉर्टेंट करना, अगर आपके चार्ट बुक में होगा तो एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का सर्कुलर है। और मैं आपको ये बता दूं, ओके डिस्क्रिप्शन जरूर देखो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक मैंने दी है, वहां मैंने पीडीएफ भी शेयर कर दी है ओके चार्ट बुक की, ठीक है तो ये डिस्क्रिप्शन जरूर देखना। अब आ जाओ, ये एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है, चलो इसको प्रॉब्लम से समझाता हूँ, ये टेक्स्ट बाद में पढ़ते हैं। इसके लिए अभी क्या हुआ, एक मिनट ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5.1 ओके ये मैंने लिया हुआ है अभी करंट अपडेटेड क्वेश्चनर में, आरटीपी सितंबर 25। अगर तुम्हारे पास पुराना होगा तो फिर आरटीपी देख लो, आरटीपी सितंबर 25 ओके। और ये क्वेश्चन एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे पूछा गया था, सर्कुलर पे पूछा गया था। और ये क्वेश्चन को थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ओके कि ये सर्कुलर के बेस पर उन्होंने इंटर आरटीपी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और एग्जाम में आ सकता है। आरटीपी देख लेना अगर पुराना क्वेश्चनर होगा तो, ठीक है तो नहीं तो नया क्वेश्चनर आप फिजिकल कॉपी हमारे वेबसाइट से बाय कर सकते हो। अब देखो ये आरटीपी का जो क्वेश्चन था, मैं इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये क्वेश्चन क्या बोलता है। 5.1 ओके, एक कंपनी थी एमएमपीएल, ओके एमएमपीएल कंपनी थी, राजस्थान की कंपनी थी। और एमएमपीएल ने ओके यहाँ पे 10 मोटर व्हीकल वैन्स, 10 वैन का ऑर्डर मिसेस गणेश ट्रेडर को दिया। गणेश ट्रेडर वैन बना रहा है, वो मोटर व्हीकल वैन होती है ना, वो मोटर व्हीकल वैन बना रहा है और गणेश ट्रेडर गुजरात का था। अब ये गणेश ट्रेडर को हम कहेंगे ओईएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो ओरिजिनल वैन बना रहा है, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ओरिजिनल वैन बना रहा है। तो एमएमपीएल ने कहा देख भाई गणेश ओके मुझे 10 मोटर व्हीकल वैन प्रोवाइड कर। तो कॉन्ट्रैक्ट 10 वैन का हुआ, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे हुआ। अब सर ये क्या वर्ड होता है एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, मतलब गणेश ने कहा कि भाई देखो मैं गुड्स का हैंड ओवर मेरे फैक्ट्री गेट पे करूंगा ओके, मैं हैंड ओवर, इसको हमने एक्स फैक्ट्री वर्ड यूज सुना है, एक्स शॉप सुना है, एक और वर्ड है एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। इसको एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब गणेश एमएमपीएल को कह रहा है कि मैं तुम्हारे घर तक नहीं पहुंचाऊंगा, मैं मेरे फैक्ट्री पे डिलीवरी दे दूंगा, यहां से आप ट्रांसपोर्ट करोगे। तो एमएमपीएल ने कहा कोई चिंता नहीं है, आप जो है बना के दे दो, मेरा ट्रांसपोर्टर आपसे कलेक्ट कर लेगा। तो जैसे ही 10 वैन रेडी होगी ओके, गणेश ट्रेडर ने हैंड ओवर कर दिया ट्रांसपोर्टर को एट अ फैक्ट्री गेट ऑन 29 अप्रैल को। अच्छा गणेश ट्रेडर ने एक्स, इसको कहते हैं हम एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, इसको कहते हैं एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। तो गणेश ट्रेडर ने हैंड ओवर कर दिया 29 अप्रैल को ओके, ट्रांसपोर्टर ने ले लिया माल ओके और वो यहां आ गया। अच्छा गणेश ट्रेडर ने इनवॉइस भी 29 अप्रैल को ही दे दिया था, गणेश ट्रेडर ने इनवॉइस भी 29 अप्रैल को दे दिया था, लेकिन एमएमपीएल को फिजिकली रिसीव्ड हुआ 2 मई को। ए भाई सुनना ओके, यहाँ पे 2 मई को रिसीव हुआ, किसको, एमएमपीएल को। अब एमएमपीएल को 2 मई को, तो हमने अभी क्या पढ़ा, जो मंथ में रिसीव होगा, ए सुन ओके, जो मंथ में रिसीव होगा वो मंथ में आईटीसी मिलेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है इनवॉइस अप्रैल का है, इनवॉइस अप्रैल का है, हमें रिसीव हुआ मई में, तो मैं कौन से मंथ के आईटीसी में क्लेम करूं, अप्रैल के मंथ के आईटीसी में क्लेम करूं या मई के मंथ में। अब देखो ये सर्कुलर क्या कहता है, ये सर्कुलर ध्यान रखना, ये सर्कुलर ये कहता है, और ये स्पेशल सर्कुलर है,
जिस दिन OEM ने, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने हैंड ओवर कर दिया उस दिन, ओके, जिस दिन इसने हैंड ओवर कर दिया 29 अप्रैल को, उस दिन डीम टू बी रिसीव्ड माना जाएगा। ओके, डीम टू बी रिसीव्ड माना जाएगा। तो ऐसे केस में ओके, MMPL को एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में, आई रिपीट, एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में जिस दिन हैंड ओवर कर दिया उस दिन रिसीव मान लिया जाएगा। मतलब इसको रिसीव्ड जो है, डीम टू बी रिसीव्ड, ओके, 29 अप्रैल को ही माना जाएगा। और 29 अप्रैल को अगर इसको माना जाएगा तो ये अप्रैल में ही ITC ले सकता है, इवन दो एक्चुअली फिजिकली रिसीव्ड ऑन 2 में। मतलब जैसे ही यहां से निकला वो क्रेडिट ले सकता है, डीम टू बी रिसीव्ड माना जाएगा, क्योंकि उसके ट्रांसपोर्टर को मिल गया। ओके, डीम टू बी रिसीव्ड माना जाएगा। यहां का समझा क्या? यहां तक समझाओगे तो फटाफट 1 टाइप करो भाई साहब। ओके, यहां तक समझाओ तो फटाफट 1 टाइप करो। डन 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 डन। तो चलिए, ये तो हुआ ओके, डीम टू बी रिसीव्ड कब माना जाएगा। दूसरा, अब उन्होंने एक और एडिशनल फैक्ट दिए। क्या फैक्ट्स दिए? ओके, आफ्टर पेमेंट ऑफ, मतलब पूरा इसने पेमेंट भी कर दिया, गुड्स भी हैंड ओवर हो गया, 2 वैन्स गॉट डैमेज इन शोरूम इन फायर इन मे, वैल्यू रिटर्न ऑफ। अब देखो क्या हुआ, हमने क्रेडिट ले लिया, जब वो शोरूम में आई वैन्स तो 2 डैमेज हो गई। तो सर्कुलर ये भी कहता है कि भाई अगर तुमने डिलीवरी लेते ही क्रेडिट ले लिया, लेकिन इन ट्रांजिट डैमेज होता है या बाद में डैमेज होता है, तो जितना वैन्स डैमेज हो जाएगा जिसकी वैल्यू राइट ऑफ कर रहे हो, एज पर सेक्शन 17(5) उसका ITC भी रिवर्स कर दिया जाएगा, उसका ITC भी रिवर्स कर दिया जाएगा। क्रेडिट इवन दो 10 वैन्स का ले लिया होगा, पर ट्रांजिट में डैमेज हो जाए या बाद में डैमेज हो जाए तो उसका ITC लिया जाएगा। तो भाई साहब ये चार्ट बुक में ओके, ये 3 लाइन अच्छे से पढ़ के जाना। अगर ऐसी केस स्टडी आई वैन वाली या इससे सिमिलर केस स्टडी आई तो ये लीगल प्रोविजन में 4 लाइंस लिखना और कंक्लूजन डाल देना, क्रेडिट कब मिलेगा। ओके, तो देखो, पहला, in the automobile sector, dealer can claim ITC when vehicle are handed over to transporter at the OEM's factory gate under X works contract। यानी डीलर को ITC मिल जाएगा अंडर X works contract जब हैंडर होगा, एंड दिस इज कंसिडर एज अ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, उसको गुड्स रिसीव मान लिया जाएगा। If supplier arranges transport and insurance on the behalf of dealer and dealer bear the risk of the loss in transit, ITC still allowed। मतलब ट्रांजिट रिस्क डीलर की है, डीलर मतलब बायर, तो ITC still allowed। However, ITC not allowed if goods used for non-business purpose, lost, stolen or given as a gift। लेकिन क्रेडिट लेने के बाद अगर ये जो गुड्स है, ये गुड्स डैमेज हुआ, स्टोलन हुआ, तो वो केस में ITC रिवर्स हो जाएगा, ITC रिवर्स हो जाएगा। ओके, ये समझा क्या? ये सर्कुलर पे अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो पहली बात, उसी मंथ में ITC ले लेना। सुनना, उसी मंथ में ITC ले लेना जिस मंथ में हैंडओवर हुआ, और बाद में डैमेज हुआ तो रिवर्स कर देना। डन डना डन डन। ओके, मजा आ गया क्या? यस। तो चलो, ये भी कंडीशन हमारी होगी। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट कंडीशन ध्यान से देखो, नेक्स्ट कंडीशन है बी। The details of input tax credit in respect of the said supply communicated to such registered person under section 38 has not been restricted। अब देखो 38 में एक यहाँ पे ब्लैक लिस्ट है, आपके सप्लायर बहुत सी चीजों पे ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, रेड फ्लैग आ जाता है। वैसे ये कंडीशन एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर थेरी क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई एक्सप्लेन द कंडीशंस ऑफ ITC, तो ये आपको लिखना पड़ेगा कि भाई जो आपका सप्लायर है, सॉरी ये सॉरी यहाँ पे ये कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा। और ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन है कि जो सप्लायर से आपने बाय किया वो आपका ब्लैक लिस्ट पे नहीं होना चाहिए, मतलब उसका ITC रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। चलो, अब जो ये सी कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशन, ये कंडीशन को स्टेप बाय स्टेप समझ लो, ये कंडीशन को स्टेप बाय स्टेप समझ लो। और फिर मैं क्या करूंगा, ओके, यहाँ पे कुछ बच्चों को अगर चार्ट की लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है तो स्क्रीन पे मैं स्टेप्स बताऊंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना आपने। मैं फिर से कह रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और वो एक बार वो लिख कर देख लेना, सी क्या कहता है। ठीक है, एक बार लिख के देख लेना। अब देखो सी की कंडीशन क्या है। सी की कंडीशन ये है, टैक्स चार्ज ऑन सच सप्लाई। ऑन सच सप्लाई मतलब यहाँ लिख दो इनवर्ट सप्लाई। ऑन सच सप्लाई मतलब इनवर्ट, जो आप इनवर्ट कर रहे हो। सर ये इनवर्ट क्या होता है? भाई साहब ये बताया ना, ये आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे इनवर्ट जो भी आप इनवर्ट कर रहे हो, या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी आपके इनवर्ट हो गए, या आपके कैपिटल असेट जो भी आपके इनवर्ट हो गए।
अब वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो भी आपने इनवर्ट किया है, जीएसटी लग के आया है और आपके सप्लायर ने टैक्स चार्ज करके दिया है, दैट हैज बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट बाय द सप्लायर। मतलब क्या, जिस सप्लायर से आपने खरीदा है वो सप्लायर ने उसका टैक्स गवर्नमेंट को दे देना चाहिए, तो ही आपका आईटीसी कंटिन्यू रहेगा। समझ लो, मैंने टेलीफोन इंटरनेट सर्विस बीएसएनएल से ली, या टेलीफोन इंटरनेट सर्विस मैंने आइडिया जियो से ली, या किसी से रेंट सर्विस ली, ऑफिस का रेंट है, पेमेंट किया, ओके पेमेंट किया उसका और रेंट लिया, उसने मेरे को जीएसटी लगा के दिया, मैंने उसको जीएसटी के साथ पेमेंट कर दिया। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर मुझे रेंट का आईटीसी लेना है, रेंट का आईटीसी लेना है, तो मेरे सप्लायर ने जिसने बिल दिया है वो जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर देना चाहिए। अगर उसने जीएसटी गवर्नमेंट को दिया होगा तो मैं क्रेडिट ले सकता हूं। तो यहां पे ओके, प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि भाई मैंने तो उसको पूरा पेमेंट कर दिया रेंट का जीएसटी के साथ, अब उसने गवर्नमेंट को नहीं दिया या दिया, वो मेरी क्या गलती है, जाके उसको पकड़ो, मैंने तो पूरा पेमेंट कर दिया है। या फिर भाई ओके, बीएसएनएल से मैंने टेलीफोन सर्विस ली, मेरा तो टेलीफोन बंद कर देगा, मैं तो पेमेंट कर चुका हूं बीएसएनएल को। अब बीएसएनएल ने या यहाँ पे एयरटेल ने गवर्नमेंट को दिया कि नहीं दिया, जाके चेक करो। अगर उसने गवर्नमेंट को पे किया होगा तो आपको क्रेडिट मिलेगा। वेरी अनड्यू हार्डशिप प्रोविजन पर दी है। ओके चलो, जो भी, हम एग्जाम के लिए पढ़ने वाले हैं। तो अब ऐसे सिचुएशन में वो क्या कहते हैं, आपके जिसके भी क्रेडिट आप ले रहे हो उस सप्लायर ने गवर्नमेंट को पेमेंट कर देना चाहिए। ये प्रैक्टिकली आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है। मैं बीएसएनएल के अकाउंट जाके चेक नहीं कर सकता कि उसने गवर्नमेंट को दिया कि नहीं दिया है। मैं यहाँ पे एयरटेल के अकाउंट जाके नहीं चेक कर सकता, इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट जाके चेक नहीं कर सकता कि उसने गवर्नमेंट को दिया है कि नहीं दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट ने इस कंडीशन को थोड़ा सा हल्का किया, थोड़ा ओके उसको लाइट किया, और कैसे चेक करना पेमेंट या नहीं है उसकी स्टेप्स दिए। स्टेप्स यहाँ पे सेक्शन 41 रीड विथ रूल 37A में दिए। यहां तक अगर जो भी स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्टेड है समझा होगा तो यहाँ पे यस टाइप करो। अब ये स्टेप्स अगर थेरी कॉम्प्लिकेटेड लगती है तो मैं आपको ये स्टेप्स जो है, ये अभी मैंने रेगुलर बैच में ये स्टेप्स को सिंपल वे में समझाया था। ओके, सेक्शन 41, और मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दूंगा। ओके, आपने स्क्रीनशॉट निकाल के घर पे एक बार एक पेज पे लिख के लिख लेना है यहाँ पे। स्टेप नंबर 1, ओके, गवर्नमेंट क्या कहती है कि अब ये कंडीशन को कैसे फुलफिल करोगे आप। कंडीशन है कि भाई सप्लायर ने टैक्स दे देना चाहिए। अब ये कंडीशन को कैसे फुलफिल करोगे, तो उन्होंने पूरे रूल से मैकेनिज्म दिया है। एक, स्टेप 1, आप जिस मंथ में इनवॉइस आया, समझ लो बीएसएनएल का इनवॉइस आ गया, या समझ लो मैंने जो परचेस किया इनपुट का इनवॉइस आ गया, या फिर इंश्योरेंस कंपनी का इनवॉइस आ गया, व्हाट योर इट में भी आपको क्रेडिट ले रहे हैं आप ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। पहले तो आप ये मत चेक करो, स्टेप नंबर 1 क्रेडिट ले लो, सेम मंथ में क्रेडिट ले लो। तो स्टेप नंबर 1, अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। रजिस्टर्ड पर्सन कैन अवेल द आईटीसी इन जीएसटीआर 3B फॉर अ टैक्स पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट विच इज रिफ्लेक्टेड इन 2B। अगर आपके 2B में रिफ्लेक्ट हो गया, ओके, तो आप पहले क्रेडिट ले लो, फिर देखेंगे हम पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। स्टेप नंबर 1 इज क्लियर कि मैं अपने उसी मंथ में क्रेडिट ले लूंगा। स्टेप नंबर 2, ओके, अब स्टेप नंबर 2 वो क्या कहते हैं रूल 37A में, इफ द सप्लायर डज नॉट फर्निश द रिटर्न इन जीएसटीआर 3B, अगर वो जीएसटीआर 3B में रिटर्न नहीं दे रहा है, ध्यान सुनना, वो जीएसटीआर 3B में रिटर्न नहीं दे रहा है, मतलब क्या, मतलब ये कि आपको सबके 3B, मेरा अकाउंटेंट चेक करता है, जिसके भी क्रेडिट लेता है वो मैं स्पेशल ऑडिट करवाता हूँ कि जिसके क्रेडिट लिए पोर्टल पे एक ऑप्शन है कि आप उसने 3B फाइल किया कि नहीं किया, उसका चेक करो कि उसने 3B फाइल किया है क्या उस मंथ का। अगर उसने 3B फाइल किया मतलब ही ये माना जाएगा कि पेमेंट कर दिया। आपके सप्लायर ने 3B फाइल किया मतलब ही हम मानेंगे कि सी कंडीशन इज फुलफिल, मतलब पेमेंट हो गया। ओके, एक्चुअल तो नहीं देख सकते, बस इतना देखो कि 3B फाइल हुआ क्या। इफ सप्लायर डज नॉट फर्निश द रिटर्न इन जीएसटीआर 3B फॉर द टैक्स पीरियड फॉर विच आईटीसी इज टेकन, जो मंथ का आईटीसी लिया उसका 3B आपके सप्लायर ने नहीं दिया होगा टिल 30 सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब इसको भी टाइम कितना दिया पता है कि आप ये मंथ में नहीं तो अगले मंथ में देखो उसने 3B दिया क्या। समझ लो आपका रिलेवेंट मंथ है, मैंने जैसे डायग्राम में लिया रिलेवेंट मंथ है जून, हमारा रिलेवेंट मंथ है जून, तो रिलेवेंट मंथ अगर जून है
तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सॉरी हाँ, रिलेवेंट मंथ जून है और जून में आपने क्रेडिट क्लेम कर लिया, ठीक है, जून का समझ लो ट्रेवलिंग का बिल है, टेलीफोन का बिल है, मैंने ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। जून का 3B देखो उसने फाइल किया क्या, नहीं, आगे देखते जाओ देखते जाओ, कब तक, सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर एंड तक, ओके, टिल सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ओके, तो अगले सितंबर 30 सितंबर तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक भी वो 3B फाइल करेगा, तो आपके लिए हुए क्रेडिट अफेक्ट नहीं होंगे, आपके लिए हुए क्रेडिट अफेक्ट नहीं होंगे। उसके बाद में देन द सेड अमाउंट ऑफ आईटीसी शैल बी रिवर्स बाय द रिसिपिएंट। अगर आपका सप्लायर इतना ओके दकट निकला भाई, वो इतना प्रॉब्लमेटिक लिखा कि उसने सब्सिक्वेंट ईयर के भी 30 सितंबर तक नहीं दिया, तो फिर आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। बकवास सप्लायर है आपका, ओके, आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। नाउ ये तो हुई स्टेप 2, रिवर्सल ऑफ आईटीसी। ओके, नाउ स्टेप 3, टाइमलाइन ऑफ आईटीसी रिवर्सल। अब आपको आईटीसी रिवर्स करना है। आईटीसी जो रिवर्स करना है, तो आईटीसी शैल बी रिवर्स बाय रिसिपिएंट इन फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ जीएसटीआर 3B, आप 3B ऑन और बिफोर 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब सितंबर हो गया, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30th नवंबर तक जो 3B आप फाइल करोगे उसमें आपका आईटीसी रिवर्स हो जाएगा। वो आप तो 2 डेट है, 30th सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर उसने नहीं दिया, तो आप 30th नवंबर तक रिवर्स कर दोगे। और अगर आपने 30th नवंबर तक रिवर्स नहीं किया तो वो केस में आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। एंड स्टेप नंबर 4, रीअवेलमेंट ऑफ आईटीसी। समझ लो आपके सप्लायर ने 30 सितंबर के बाद 3B दिया, कौन से, लास्ट ईयर के जून का, तो लास्ट ईयर के जून का 30 सितंबर के बाद दिया, तो वो केस में जितना आईटीसी आपने रिवर्स किया था फिर से आप रीअवेल कर सकते हो, आईटीसी आप रीअवेल कर सकते हो, ओके। और द टाइम लिमिट ऑफ टेकिंग और फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रजिस्टर्ड पर्सन टेकिंग द आईटीसी मस्ट हैव फाइल द रिटर्न, ठीक है, वो तो बाद में। तो ये 4 स्टेप का स्क्रीनशॉट ले लो, अगर ये 4 स्टेप लिख कर देख लेना, आपको ये याद रहेगी तो भाई मोर देन इनफ। ओके, मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये समझा क्या बेटा आपको, समझा होगा तो यस टाइप करो। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो यहां पे वही डायग्राम मैंने दी है कि जून का है, जून का है तो मैं क्रेडिट ले लूंगा, ओके। अगर मेरे 2B में आ गया तो उसने 3B नहीं दिया तो ठीक है, 3B नहीं दिया तो अगले ईयर के सितंबर एंड तक, अगर 3B नहीं दिया तो मेरी रिवर्सल आएगी, मैं नवंबर तक रिवर्स कर दूंगा और बाद में जब भी वो 3B देगा वापस से मैं आईटीसी ले लूंगा, वापस से मैं आईटीसी ले लूंगा। डन 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 डन, ये डायग्राम वो बताती है, ओके, जो पूरा फ्लो बताती है। तो चलिए, ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे सी क्लॉज, और ये सी क्लॉज था कि आपके सप्लायर ने पेमेंट कर देना चाहिए। नाउ डी क्लॉज, कंडीशन, ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न 39, मतलब अगर आपको आईटीसी लेना है तो उसका रिटर्न आपने सेक्शन 39 में सबमिट कर देना चाहिए। तो चलो ठीक है बेटा, 2-3 लोगों को ही समझ में आया क्या, ओके, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया 2-3 लोगों को ही समझ में आया क्या, अरे जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है रिएक्ट करो भाई साहब, ओके। तो ये बेसिक कंडीशंस हमने देखी, एंड दिस बेसिक कंडीशन रिलेटेड टू क्या, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब यहाँ 2 प्रोविजो है, प्रोविजो 1 एंड प्रोविजो 2। प्रोविजो 1 प्रोविजो 2 दोनों भी इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रोविजो क्या कहती है, देखो, प्रोविजो 1, आईटीसी गुड्स आर रिसीव्ड इन अ लॉट। अगर आपका गुड्स लॉट में आ रहा है, जैसे बहुत सी बार ऐसा होता है कि मैंने 100 बेंचेस खरीदे, इनवॉइस एक ही है, सुनना, इनवॉइस एक ही है, पर उसका 3 लॉट में आ रहा है, पहला लॉट अप्रैल में आ गया, दूसरा लॉट मई में आया, तीसरा लॉट जून में आया। तो लॉ ये कहता है कि अंडरलाइन, जब लास्ट लॉट या इंस्टॉलमेंट आएगी, जब लास्ट लॉट या इंस्टॉलमेंट आएगी तब उसका आप क्रेडिट ले लो, ओके। आप पहले लॉट पे नहीं ले सकते, जब लास्ट लॉट आएगा या इंस्टॉलमेंट आएगी तब क्रेडिट मिलेगा। दूसरा प्रोविजो 2, पेमेंट ऑफ इनवॉइस टू बी मेड विद इन 180 डेज। अब थोड़ी ये प्रोविजो 2 ये भी इंपॉर्टेंट है स्टार करना, और ये प्रोविजो 2 समझ लो ये क्या कहती है, मैंने इधर डायग्राम से इसको एक्सप्लेन किया है प्रोविजो 2 को, ओके। पेमेंट टू सप्लायर विद इन 180 डेज, ओके, रूल 37। चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला, आपका सप्लायर है, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, आपका सप्लायर है और उसके बाद में ये आपका रिसिपिएंट है,
ठीक है, सप्लायर हुआ, रिसिपिएंट हुआ। सप्लायर ने आपको गुड्स सेल किया, गुड्स या सर्विस सेल की, टैक्स इनवॉइस बना, और ये टैक्स इनवॉइस वैल्यू 30 लाख है और जीएसटी 5.4 लाख है एट द रेट 18%। आई रिपीट, वैल्यू 30 लाख है, जीएसटी 5.4 लाख है एट द रेट 18%। ठीक है, 10 अप्रैल का इनवॉइस है। अब रिसिपिएंट जो है, सप्लायर ने GSTR1 फाइल किया, मेरे 2B में आ गया, मैंने ITC क्लेम कर लिया, और सप्लायर ने GSTR3B भी फाइल कर दिया, सारी कंडीशन फुलफिल। तो 16(2) की क्या कंडीशन है? क्या इनवॉइस मेरे पोजीशन में? हाँ। क्या सप्लायर ने GSTR1 फाइल करके मेरे 2B में आ गया? हाँ। तीसरा, क्या गुड्स और सर्विस रिसीव हो चुकी है? हाँ। उसके बाद में क्या सप्लायर ब्लैक लिस्ट में है? नहीं। और क्या सप्लायर ने 3B फाइल कर दिया? यस। और मैं भी रिटर्न फाइल कर रहा हूं, ऑल कंडीशंस आर फुलफिल्ड फॉर अवेलिंग द ITC। और मैंने ITC क्लेम कर लिया। कितना ITC क्लेम कर लिया? 5.4। लेकिन प्रोविजो 2 क्या कहती है? प्रोविजो 2 कहती है कि रिसिपिएंट ने ये जो टैक्स इनवॉइस है, इसका पेमेंट रिसिपिएंट ने सप्लायर को करना चाहिए, रिसिपिएंट ने सप्लायर को करना चाहिए विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। हाँ, ये लास्ट कंडीशन, रिसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट कर देना चाहिए विद इन 180 डेज। अगर रिसिपिएंट पेमेंट कर देगा विद इन 180 डेज तो आपके ITC कंटिन्यू रहेंगे। ओके, आपका ITC कंटिन्यू रहेंगे। अब आपका एक सवाल है, सर रिसिपिएंट ने अगर सप्लायर को वैल्यू प्लस टैक्स ये दोनों पेमेंट नहीं किए विद इन 180 डेज, तो जो क्रेडिट लिया वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ 3 सिचुएशंस आपके सामने आ सकते हैं, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 एंड सिचुएशन 3। पहली सिचुएशन, इफ पेमेंट इज मेड बाय रिसिपिएंट विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, मतलब इनवॉइस की डेट है 10 अप्रैल, यहां से 180 डेज निकालोगे तो 7 अक्टूबर आएगा। 7 अक्टूबर तक इसने सप्लायर को पेमेंट कर देना चाहिए। तो अगर 180 डेज में पेमेंट कर दिया तो जो ITC अवेल किया है वो कंटिन्यू रहेगा, यानी जो 5.4 लाख का ITC लिया है वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन सेकंड, इफ पेमेंट इज नॉट मेड बाय रिसिपिएंट विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, यानी 7 अक्टूबर को यहाँ पे 180 डेज खत्म होते हैं, 6 मंथ्स मत लिखना, 180 डेज लिखना। 180 डेज में अगर पेमेंट नहीं हुआ, मेरी बात सुनो, 180 डेज में पेमेंट नहीं हुआ तो आपका जो भी आपने 5.4 लाख का ITC लिया होगा वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, वो आपको ITC रिवर्स करना पड़ेगा। और ITC रिवर्स 7 अक्टूबर के बाद जो इमीडिएट 3B आएगा, और 7 अक्टूबर के बाद 3B की डेट क्या होती है? 20 अक्टूबर, सितंबर का 20 अक्टूबर रहेगा। तो इमीडिएट जो 3B आएगा उसमें आपको वो ITC रिवर्स करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। ओके, रिवर्स करना पड़ेगा। नाउ अब थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्या कहते हैं? इफ पेमेंट इज मेड बाय रिसिपिएंट आफ्टर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, मतलब क्या? समझ लो रिसिपिएंट ने रिवर्स तो कर दिया लेकिन पेमेंट किया सप्लायर को 180 डेज के बाद, 180 डेज के बाद पेमेंट किया, तो फिर तो अगर रिसिपिएंट ने रिवर्स करने के बाद पेमेंट किया तो वो री अवेल कर सकता है ITC जो रिवर्स किया है, जो ITC रिवर्स किया है वो री अवेल कर सकता है। ओके, यहाँ पे जब वो पेमेंट कर देगा तो कुछ नहीं है, यहाँ पे आपका अगर रिसिपिएंट ने सप्लायर को पे नहीं किया तो ITC रिवर्स कर दो विद इन 180 डेज नहीं हुआ तो, और जब वो पेमेंट कर देगा तब ITC ले लेना। ओके, यहाँ पे ध्यान सुनना, इफ पेमेंट पार्टली मेड विद इन 180 डेज, अब समझ लो टोटल बिल था 35,40,000, इसमें से मैंने 20 लाख किया होगा, ओके, और पार्टली नहीं किया होगा, तो क्या मुझे पूरा 5.4 ITC रिवर्स करना पड़ेगा क्या? नहीं, वो कहते हैं पार्टली किया होगा तो जितना आउटस्टैंडिंग है उसका प्रोपोर्शनेटी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब 180 डेज में आपने 20 कर दिया और बाकी का आउटस्टैंडिंग है, तो जो आउटस्टैंडिंग है उसका प्रोपोर्शनेटी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, जितना आपने पेमेंट कर दिया उतना नहीं, पर आउटस्टैंडिंग का करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन थी प्रोविजो 2 की। उसके बाद में देखो एक इंपॉर्टेंट पैरा आपको ऊपर वापस चार्ट में आ जाओ, वो याद रखना है, और वो क्या? ये 180 डेज की कंडीशन जो है ना, ये 3 केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। अब ये 3 केसेस में एप्लीकेबल नहीं है मतलब क्या? मतलब ये 3 केसेस में अगर आपकी परचेसेस होगी तो आपने 180 डेज में सप्लायर को नहीं भी दिया होगा तो भी आपके क्रेडिट कंटिन्यू रहेंगे। पहला, RCM पेमेंट, हाँ, आपका कोई ऐसा इनवर्ड होगा जैसे लीगल सर्विस, अगर आप देखो तो यहाँ पे लीगल सर्विस है, लीगल सर्विस इनवर्ड होगा।
और लीगल सर्विस इनवर्ड का टैक्स आपने ही दिया होगा, तो फिर आप लॉयर को, एडवोकेट को पे करो या ना करो, आपको क्रेडिट कंटिन्यू रहेंगे। यानी आपने एडवोकेट को, सप्लायर को 180 डेज में पेमेंट करना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, आपके क्रेडिट कंटिन्यू रहेंगे अगर आरसीएम वाला होगा। दूसरा, डीम सप्लाईज विदाउट कंसिडरेशन, यानी शेड्यूल 1 के सप्लाई, शेड्यूल 1 के स्टॉक ट्रांसफर आया है तो अरे हमारी ब्रांच है, हमारा ही एजेंट प्रिंसिपल है, उसको 180 डेज में पेमेंट नहीं भी किया तो भी चलेगा, आपको आईटीसी मिल जाएगा, ये लर्न कर लेना। और तीसरा, वैल्यूज ऑफ सप्लाईज अंडर सेक्शन 15(2)(b, थर्ड पार्टी पेमेंट, मतलब क्या, आपने परचेस किया पर कुछ पेमेंट आपने थर्ड पार्टी को किया है, तो अगर आपने थर्ड पार्टी को किया है तो भी वो ओके सप्लायर को ही माना जाएगा और आपके क्रेडिट आपको कंटिन्यू रहेंगे। तो ये 3 केसेस आपको लर्न करना है। ओ भाई साहब समझा क्या? समझा होगा डिटेल में तो बताओ, फटाफट टाइप करो, यस सर बहुत अच्छे समझ में आ गया। ओके, ये प्रोविजन बहुत अच्छे समझ में आ रही, बहुत अच्छे से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ बेटा। ओके, हर बात रिवाइज कर रहा हूँ जितना मेरे से पॉसिबल हो। चलिए, तो ये था यहाँ पे प्रोविजो। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, चार्ट के सेकंड पेज पे आ जाओ, नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाओ, सेक्शन 16(3). सेक्शन 16(3) क्या कहता है? व्हेन डेप्रिसिएशन इज क्लेम ऑन टैक्स कंपोनेंट, इसकी बहुत सी बार एडजस्टमेंट आती है। समझ लो, आपने कोई असेट में आ जाता हो, असेट में आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी। अब ये प्लांट एंड मशीनरी जब आपने खरीदी तो इसकी वैल्यू जो थी, ओके, वैल्यू थी 50 लाख, ओके, और उसके ऊपर जीएसटी लग के आया 18% के हिसाब से, तो 18% ले लो यहाँ पे 9 लाख, ठीक है, 18% ले लो 9 लाख, तो टोटल आपने प्लांट एंड मशीनरी कितने की खरीदी? कैपिटल गुड्स 59 लाख की टोटल प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, ठीक है, आपके असेट में। अब जब आप असेट कैपिटलाइज कर रहे हो, तो असेट कैपिटलाइज करते वक्त आपने टोटल 59 टैक्स कंपोनेंट के साथ कैपिटलाइज कर दी, 59 लाख कर दिया, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो। तो लॉ क्या कहता है? अगर तुमने टैक्स कंपोनेंट के साथ कैपिटलाइज कर दिया और उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो फिर हम इसके 9 लाख के आईटीसी नहीं देंगे। ओके, तुम तो डबल बेनिफिट क्लेम कर रहे हो, इनकम टैक्स में भी एक्सपेंसेस क्लेम कर रहे हो और इधर आईटीसी भी ले रहे हो, नहीं। हाँ, अगर आप कैपिटल एसेट 50 लाख पे ही रिकॉग्नाइज करते हो और डेप्रिसिएशन ओनली 50 लाख पे ही क्लेम करते हो और 9, तो फिर 9 लाख का आईटीसी मिलेगा। ओके, तो ध्यान सुनना, डेप्रिसिएशन से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि अगर तुमने टैक्स कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल गुड्स, आई रिपीट, टैक्स कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल गुड्स पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, ओके, तो फिर तुमको ये 9 लाख के आईटीसी नहीं मिलेगी। डन डना डन डन, मजा आया तो बोलो यस सर, यस सर, डन डना डन डन, ये हुई ना बात। ओके ओके, तो युवराज समझ में आया क्या आपको? ठीक है, तो भाई जो भी है ध्यान से सुनो। तो अब ऐसे केस में नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो यस, वापस आते हैं, डेप्रिसिएशन हो गया। टाइम लिमिट ऑफ अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। अब टाइम लिमिट क्या है, थोड़ा ये कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। टाइम लिमिट ऑफ अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, देखो गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट ये कहती है कि आप विद इन टाइम अपने आईटीसी क्लेम कर दो, क्लेम करके अवेल कर लो, मतलब बकेट में डाल दो आईटीसी विद इन टाइम। हाँ, यूज कभी भी करो, यूज कभी, उसका टाइम लिमिट नहीं, यानी जो आईटीसी आपने क्लेम कर लिए, अवेल कर लिए, ले लिए, उसको यूज कभी भी करो, उसकी टाइम लिमिट नहीं है। अगर यूज नहीं हो पा रहे तो कैरी फॉरवर्ड करते जाओ, कैरी फॉरवर्ड ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, कैरी फॉरवर्ड ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। ओके, पर भाई तुम 10 साल पहले कोई गुड्स खरीदे होगे और आज आ रहे सर तब मैं भूल गया ना क्रेडिट लेना, क्या आज के 3V में क्लेम करूं क्या? नहीं। ओके, क्लेम करने का अवेलमेंट का टाइम लिमिट यहां पे दी है, और अवेलमेंट क्या है देखो, समझ लो, ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ओके, ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तुम्हारा एक बिल जो है इंश्योरेंस का, ये इंश्योरेंस नहीं लेते, टेलीफोन, टेलीफोन का एक बिल जो है वो यहाँ पे जून 25 का है। ओके, जून 25 का टेलीफोन का इनवॉइस है, अब उसका क्रेडिट लेना रह गया, हो गया, होता है कि भाई क्रेडिट लेना मिस हो गया, जून 25 का बिल है, तो आपने जुलाई में क्रेडिट नहीं लिया, अगस्त में नहीं लिया, सितंबर में नहीं लिया, रह गया वो क्रेडिट लेना, अकाउंटेंट की मिस्टेक हो गई। ओके, और इसका आईटीसी मैंने नहीं लिया, तो गवर्नमेंट कहती है डरो मत। अच्छा, मार्च हो गया, ओके, तो 31 मार्च ईयर खत्म होने आ गया,
2026 हो गया, ईयर खत्म होने आ गया, तभी मैंने उसका क्रेडिट नहीं लिया। गवर्नमेंट कहती है डरो मत, मतलब क्लेम ही नहीं किया उसका क्रेडिट, तो गवर्नमेंट कहते हैं डरो मत, ईयर भी खत्म हो जाए तो भी हम आपको टाइम लेते हैं। जो फिनेंशियल ईयर का इनवॉइस है या डेबिट नोट है, कौन से फिनेंशियल ईयर की इनवॉइस डेबिट नोट है, 25-26, उसके सब्सिक्वेंट फिनेंशियल ईयर, ओके, और डेट दी है 30th नवंबर, डेट दी है 30th नवंबर, ओके, 30th नवंबर ऑफ सब्सिक्वेंट फिनेंशियल ईयर, 30th नवंबर तक भी आप क्लेम कर सकते हो। यानी ये फिनेंशियल ईयर में अगर मेरा किसी का क्रेडिट लेना बाकी रह गया, मेरा रह जाता है भाई साहब, मैंने अभी ऑडिट करवा के क्रेडिट लिया, ओके, तो अगर ये फिनेंशियल ईयर में अगर कोई भी आपका मिसिंग क्रेडिट रहता है तो डरने की बात नहीं है, आप वो क्रेडिट कभी भी सब्सिक्वेंट फिनेंशियल ईयर के 30th नवंबर के कोई भी जीएसटीआर 3B में एज अ प्रायर पीरियड आईटीसी क्लेम कर सकते हो, ओके, क्लेम कर सकते हो। और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, या फिर ओके दूसरी डेट दी है डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। अब ये देखो 30th नवंबर, लिखो अंडरलाइन करो, 30th नवंबर of following in financial year to which invoice pertain और furnishing the relevant annual return। अब एनुअल रिटर्न मतलब जीएसटीआर 9 होता है आपका, जो पूरे साल का एक कंसोलिडेटेड रिटर्न देना पड़ता है, जिसको मैं एआर करता हूं, ओके, तो इसकी डेट होती है 31 दिसंबर। अब 31 दिसंबर एनुअल रिटर्न सब्सिक्वेंट ईयर के 31 दिसंबर वो लास्ट डेट होती है। आप ईयर होने के बाद एनुअल रिटर्न आप अप्रैल में भी दे सकते हो, जून में भी सकते हो, जुलाई में भी दे सकते हो। तो ऐसे केस में, ओके, ध्यान से सुनो, मैं एक प्रॉब्लम आपको बताता हूं, शायद उससे आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है, जस्ट मिनट है, हाँ, समझ लो, ओके, ये जो है एनुअल रिटर्न जो है, ये फिनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न जो है आप 31 दिसंबर तक दे सकते हो। अब लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है कि अगर कोई आपका टैक्स इनवॉइस 26-27 का है और आपका परचेस इनवॉइस है, आपने आईटीसी नहीं लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर के 30th नवंबर या जिस दिन आप एनुअल रिटर्न फाइल करोगे, विच एवर इज अर्लियर, एनुअल रिटर्न 15 दिसंबर को दिया, जिस दिन फाइल करोगे, ड्यू डेट नहीं, 15 दिसंबर को दिया या 30th नवंबर विच एवर इज अर्लियर, तो 30th नवंबर आपकी लास्ट डेट होगी। लेकिन इसमें यह भी हो सकता है अगर एनुअल रिटर्न पहले दे दिया हो, तो अगर एनुअल रिटर्न पहले दे दिया होगा, समझ लो एनुअल रिटर्न आपने ओके जून में दे दिया, 10th जून को दे दिया, तो विच एवर इज अर्लियर यानी 10th जून आपकी डेट मानी जाएगी। ये पॉइंट समझा क्या आपको, ओके, ये पॉइंट समझा क्या, समझाओ तो बोलो यस सर, ओके, बहुत अच्छे से समझ में आया। तो विच एवर इज अर्लियर। अब इसमें एक सर्कुलर दिया है, ओके, ये आरसीएम का अनरजिस्टर्ड पर्सन का, ये सर्कुलर भी आपको 2 मिनट में समझा देता हूं। ये सर्कुलर क्या कहता है, देखो यहां पे अब देखो अनरजिस्टर्ड पर्सन है और आप जो है रजिस्टर्ड पर्सन हो और आरसीएम में टैक्स लायबिलिटी आ रही है। अब आरसीएम में ये सर्कुलर समझ लो, आरसीएम में टैक्स लायबिलिटी आ रही है और आपको सेल्फ इनवॉइस बनाना है। अब सेल्फ इनवॉइस की नवी अमेंडमेंट प्रोविजन आपको बताया 30 दिन में बनाना पड़ता है, तो आपको सेल्फ इनवॉइस बनाना है। तो ऐसे केस में हो सकता है कि आरसीएम वाली सर्विस आपने जो ली हो वो ली है 15 मार्च को और आपने सेल्फ इनवॉइस बनाया 10th अप्रैल को, ओके, सेल्फ इनवॉइस बनाया 10th अप्रैल को, डेट समझ लो, सर्विस लिया आपने 15 मार्च को और सेल्फ इनवॉइस बनाया कब बनाया आपने 10th अप्रैल को, तो आपका रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा माना जाएगा, रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर समझ लो 10th मार्च, ओके, मार्च जो है 26 है और ये भी अप्रैल 26 है, पर ये 25-26 हुआ, ये 26-27 हुआ, क्यों, क्योंकि अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो जाएगा। तो आपका टाइम लिमिट क्या, तो आपका टाइम लिमिट फॉर टेकिंग आईटीसी, क्योंकि आरसीएम में दे रहा हूं, तो टाइम लिमिट फॉर टेकिंग आईटीसी क्या रहेगा, तो जो आपने सेल्फ इनवॉइस जो फाइनेंशियल ईयर में बनाया, कौन से फाइनेंशियल ईयर में सेल्फ इनवॉइस बनाया 26-27, तो उसका जो सब्सिक्वेंट ईयर का 30th नवंबर आएगा तब तक आप आईटीसी ले सकते हो। मतलब आपका जो टाइम लिमिट चालू होगी जब सर्विस रिसीव होगी वो ईयर से नहीं, जब आप सेल्फ इनवॉइस बनाओगे वो सेल्फ इनवॉइस जो ईयर में बनेगा उसका सब्सिक्वेंट ईयर का 30th नवंबर, ओके भाई साहब, यहां पे लिया जाएगा।
ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपके? अगर समझ में आई होगी तो बोलो यस सर। ओके, हमें समझ में आ गई। ओके, डन 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 डन। तो ये सर्कुलर था यहाँ पे। उसके बाद में क्लेमिंग आईटीसी ऑन द इनवॉइसेस पोस्ट रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसल। अब थोड़ा ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहूंगा। ओके, ये सेक्शन 66 क्या है, 16(6) क्या है, ठीक है। यस, अब थोड़ा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को समझ लो। ओके, वो क्या कहता है, समझ लो यहाँ पे आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन था, जीएसटी में आप रजिस्टर्ड थे, लेकिन आपने कुछ गुनाह कर दिया। आगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में सेक्शन 29 आएगा, और सेक्शन 29 क्या कहता है, सेक्शन 29 क्या कहता है, सेक्शन 29 कहता है कि भाई डिपार्टमेंट के पास पावर है कि अगर आपका फेक डमी बिजनेस दिखा या फिर आपने रिटर्न फाइल नहीं किए 6 महीने के कंटिन्यूअस, तो डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है खुद। ओके, जैसे आपका पता है सिग्नल तोड़ा तो आरसी कैंसिल कर देंगे, आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, वैसे कुछ अगर आप ऑफेंस करते हो तो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कैंसिल कर देता है। फिर समझ लो, ये बताओ तुम्हारे व्हीकल का लाइसेंस कैंसिल हो गया तो तुम क्या करते हो, जाते हो आरटीओ के पास, सर वापस कर दो ना, अब गुना कसम खाता हूँ गुना नहीं करूंगा, सिग्नल नहीं तोड़ूंगा। ओके, वैसे ही जीएसटी में है, अगर डिपार्टमेंट ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन मतलब क्या, सर जो भी कैंसलेशन ऑर्डर दी वो रिवोक कर दो, अब गलती नहीं करूंगा, कसम से सारे रिटर्न दूंगा, तो उसको कहते हैं रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन, मतलब जो कैंसलेशन दिया उसको रिवोक कर लेना। तो फिर डिपार्टमेंट आपकी बात सुनता है और फिर वो ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन दे देता है, ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन, कि भाई ठीक है मैं ऑर्डर देता हूं कि तेरा कैंसलेशन रिवोक कर लेता हूं। लेकिन लॉ क्या कहता है, अब देखो इस पीरियड दौरान, मतलब जब से कैंसिल हुआ तब तब जब तक आपका रिवोकेशन नहीं होता है, उस पीरियड के दौरान आपने कोई सप्लाई किया होगा तो उसके रिटर्न देना पड़ता है, या पुराने कोई रिटर्न बाकी होगे तो वो आपको देना पड़ता है। तो लॉ कहता है कि जिस दिन भी ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन मिली वहां से 30 डेज के अंदर आपने सारे रिटर्न फाइल कर देना, यानी ये पीरियड के सारे रिटर्न फाइल करना है। ये पॉइंट समझा क्या, समझा होगा तो 1 टाइप करो, ये पॉइंट समझा होगा तो 1 टाइप करो। तो आपने 30 दिन के अंदर, क्योंकि ये पीरियड में तो आपके पास रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल था, तो आपने जो है यहाँ पे 30 दिन के अंदर उसका ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन आप फाइल करोगे। अब देखो क्या हुआ, अब इसमें हुआ क्या, हुआ ये है कि पहले का कोई इनवॉइस होगा जब आपके पास रजिस्ट्रेशन था, और वो इनवॉइस में वैल्यू जो है वो वैल्यू समझ लो 1 लाख है, और जीएसटी जो है जीएसटी @ 18% यानी 18,000 है, ठीक है। इस इनवॉइस का क्रेडिट लेना रह गया, इस इनवॉइस का क्रेडिट लेना रह गया, और इन बिटवीन मेरा रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो गया। अब क्रेडिट लेना रह गया और रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, अब तो मैं ले ही नहीं सकता, अब तो मैं ले ही नहीं सकता। अब लॉ क्या कहता है, अब ले नहीं सकता, मेरा कैंसलेशन में है, मैंने रिवोकेशन के लिए अप्लाई किया है, पर इन बिटवीन जो फाइनेंशियल ईयर का इनवॉइस था उसका 30 नवंबर लास्ट डेट आ गई, और 30 नवंबर लास्ट डेट आ गई, या डेट ऑफ एनुअल रिटर्न 30 नवंबर या डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच इज अर्लियर, वो लास्ट डेट आई। मैं डर गया, अरे सर मेरी लास्ट डेट आ गई, अब अगर इसका क्रेडिट नहीं लूंगा तो क्या, मेरा जल्दी दे दो ना रजिस्ट्रेशन। ऑफिसर माना नहीं, ओके ऑफिसर माना नहीं, तो लास्ट डेट निकल गई, फिर आपकी रिवोकेशन ऑर्डर आई। अब आपने ऑफिसर पे चिल्लाया, ये क्या सर, आप लोग रिवोकेशन ऑर्डर पहले दे देते 30 नवंबर तक तो मैं क्रेडिट ले लेता, मेरा रह गया था क्रेडिट लेना। ऑफिसर क्या, मैं क्या करूं, रिवोकेशन ऑर्डर आ गई, तो अब टाइम लिमिट तो चली गई, टाइम लिमिट चलेगी तो आप क्रेडिट कैसे लोगे, तो फिर इन्होंने सेक्शन 16(6) लाया। और सेक्शन 16(6) क्या कहता है, देखो सेक्शन 16(6) ये कहता है कि अगर कोई इनवॉइस का क्रेडिट लेना रह गया और बाद में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया और बाद में रिवोकेशन ऑर्डर आई, तो आपकी टाइम लिमिट हम थोड़ा अलग वे में देखते हैं। एक तो आपकी जो आईटीसी लेने की टाइम लिमिट क्या होगी, आईटीसी कैन बी अवेल्ड लेटर ऑफ द फॉलोइंग, लेटर ऑफ द फॉलोइंग, क्या आपकी जो नॉर्मल टाइम लिमिट है 30 नवंबर या डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, अगर आपकी रिवोकेशन ऑर्डर
30 नवंबर के पहले आ जाए तो फिर आपकी नॉर्मल टाइम लिमिट 30 नवंबर या डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, अगर नवंबर के पहले आ जाए तो। अदरवाइज डरो मत, अगर 30 नवंबर निकल गया, ओके 30 नवंबर निकल गया, तो जो रिवोकेशन ऑर्डर का आप रिटर्न फाइल करते हो विद इन 30 डेज, रिवोकेशन ऑर्डर का जो रिटर्न फाइल करते हो आप, रिवोकेशन ऑर्डर आने के बाद 30 डेज में जो रिटर्न फाइल करते हो उसमें भी ले सकते हो। अरे सर पर 30 नवंबर निकल गया ना, विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेटर का मतलब अगर आपका रिवोकेशन ऑर्डर पहले आ गया तो लेटर 30 नवंबर, या रिवोकेशन ऑर्डर जो है आपका बाद में आया तो डरो मत, विच एवर इज लेटर, जब उसका आप 30 दिन के अंदर रिटर्न फाइल करोगे तब भी आप उसका आईटीसी ले सकते हो। तो यही मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, और अगर आपको समझा होगा, देखो भाई मैंने पूरा ट्राई किया, समझा होगा तो MZ टाइप करो, जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है, डन 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 डन। तो ये था सेक्शन 16(6) और इस तरह से हमने सेक्शन 16 यहाँ पे देखा। क्लियर हुआ आपको? तो यहाँ पे इससे रिलेटेड मैं अगर यहाँ पे आऊँ तो क्वेश्चन नंबर 9 में आना, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ओके यहाँ पे मैं लेना चाहूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखो, ABC प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ठीक है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 20XX/XY द कंपनी GST रजिस्ट्रेशन वाज कैंसल्ड ऑन 15th अगस्त, 15th अगस्त को उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, डेट नोट डाउन कर लेना 15th अगस्त। सब्सिक्वेंटली यहां पे द कैंसलेशन वाज रिवोक ऑन 5th फरवरी, अच्छा रिवोकेशन ऑर्डर आई 5th फरवरी, मतलब 15th अगस्त से 5th फरवरी XY तक उसका कैंसलेशन ही था, ठीक है, XY तक, बाय एन ऑर्डर फ्रॉम अपीलेट अथॉरिटी। ABC प्राइवेट लिमिटेड फाइल अ रिटर्न फॉर द पीरियड फॉर विच रजिस्ट्रेशन स्टूड कैंसिल ऑन 25th फरवरी। अब उसका रिवोकेशन आया 5th फरवरी को और उसने 30 डेज में रिटर्न फाइल कर दिया, बंदे ने 30 डेज में रिटर्न फाइल कर दिया। ABC प्राइवेट लिमिटेड हैज एन इनवॉइस डेटेड 20th जुलाई, एक इनवॉइस था 20th जुलाई का, मतलब रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के पहले का, 15th अगस्त के पहले का एक इनवॉइस था, ऑफ गुड सप्लाइड वर्थ ₹1 लाख, जिसका उसने आईटीसी नहीं लिया। ओके यहाँ पे लिखना हो तो लिख देना, फॉर विच आईटीसी नॉट टेकन, फॉर विच आईटीसी नॉट टेकन, जिसका आईटीसी उसने नहीं लिया था। ओके, कैन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड क्लेम आईटीसी फॉर द इनवॉइस डेटेड 20th जुलाई? इफ यस, व्हाट इज द टाइम लिमिट? डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न 15 दिसंबर। कुछ नहीं करना, आपको ये प्रोविजन लिखना है और आपको विच एवर इज लेटर दो चीजें लिखना है, एक तो तुम्हारी नॉर्मल लिमिट दैट इज 30th नवंबर और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, डेट ऑफ फाइनल एनुअल रिटर्न 15 दिसंबर है, दिसंबर XY। ओके ये, और जिस दिन आपने रिटर्न दिया, रिटर्न कब दिया आपने? 25th फेब को, 25th फेब को XY, तो विच एवर इज लेटर, अभी 3 डेट आई, ओके 3 डेट में से, ओके सॉरी सुनो, पहली तो अर्लियर ऑफ 30th नवंबर और 15th अप्रैल, तो पहले इसमें से 30th नवंबर निकल जाती है, ओके जो आपकी टाइम लिमिट है 30th नवंबर, और डेट ऑफ एनुअल रिटर्न तो 30th नवंबर निकल जाती है, और दूसरा आपका 25th फेब XY, तो नो डाउट नवंबर इज लेटर, तो आपका जो डेट आएगा 30th नवंबर 20 XY आपका आएगा। कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिए, थोड़ा सा अगर आपको यहाँ डेट में कंफ्यूजन होगा तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना और अकॉर्डिंगली आपने सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो, तो ये हमने देखा 16(6). अब आते हैं नेक्स्ट डिस्कशन पे। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कशन पे आते हैं ब्लॉक क्रेडिट। रेडी? रेडी हो? चलिए, तो ब्लॉक क्रेडिट में मैं आपको ये बता दूं यहां पे, अब पहला देखेंगे ब्लॉक क्रेडिट कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, आपका ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो भी गुड्स आप परचेस करोगे ना, क्रेडिट पहला थॉट क्रेडिट मिलेगा, इसलिए आईटीसी जब भी सॉल्व करोगे सबसे पहला थॉट आना चाहिए क्रेडिट अलाउड, परचेसेस का क्रेडिट सब अलाउड है, इनडायरेक्ट होगा क्रेडिट अलाउड है, और अगर आपका असेट होगा तो भी क्रेडिट अलाउड है, वो प्रॉब्लम नहीं है। बस इसमें से कुछ यहाँ पे रेड फ्लैग है, ब्लॉक क्रेडिट है, तो आपका अप्रोच आईटीसी सॉल्व करते वक्त क्या रखना? टोटल क्रेडिट अलाउड एक्सेप्ट ब्लॉक क्रेडिट, ब्लॉक क्रेडिट आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके,
ब्लॉक क्रेडिट लर्न कर, और इसी अप्रोच से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अब ब्लॉक क्रेडिट क्या, तो पहला वो कहता है मोटर व्हीकल। ये जो पहला ब्लॉक क्रेडिट है ये आपके असेट पे फ्लैग मारता है। हाँ, ये फ्लैग आपकी असेट पे है, ये आपकी असेट पे फ्लैग है। सर असेट पे फ्लैग है मतलब मोटर व्हीकल जब खरीदते हो तो ऑब्वियसली आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट तो नहीं रहेगा। ओके, जो मोटर व्हीकल खरीदे बिजनेस के लिए, ये इनडायरेक्ट नहीं रहेगा। आप असेट में लिखते हो, असेट में प्रॉपर लिखते हो, असेट है, लाइफ 1 साल से ज्यादा है, और वो रेड फ्लैग यहां मारता है कि अगर किसी ने मोटर व्हीकल खरीदा तो हम आईटीसी नहीं देंगे। पहली बात तो आईटीसी नहीं देंगे। पर अब वो मोटर व्हीकल क्या कहता है, देखो, अगर किसी ने मोटर व्हीकल खरीदा एंड इट इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, वो मोटर व्हीकल जो जिसमें पर्सन के लिए, पैसेंजर्स के लिए, मे बी कार और बस, एंड अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर इज 13 और लेस। मतलब अगर आपने ऐसा कोई मोटर व्हीकल खरीदा जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए है, जिसकी अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर 13 और लेस है, उसके क्रेडिट हम अलाउ नहीं करेंगे। आईटीसी नॉर्मली नॉट अलाउड। अब इसका एनालिसिस क्या है, सर अगर मैंने मोटर व्हीकल खरीदा ट्रक जो गुड्स के लिए होगा, अगर आपने मोटर व्हीकल गुड्स के लिए खरीदा आईटीसी अलाउड। सुनना, अगर आपने मोटर व्हीकल गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए खरीदा आईटीसी अलाउड, उसको नहीं है। रिस्ट्रिक्शन किसको है, पैसेंजर को। दूसरा, अगर सर मेरी सीटिंग, मैंने खरीदा बस पर लेकिन मेरी सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा है, अगर आपकी सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा है तो आईटीसी अलाउड, फिर कोई दिक्कत नहीं। ओके, रिस्ट्रिक्शन कब है, जब पर्सन के लिए होगा, सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर 13 या उससे कम होगी तो आईटीसी नॉट अलाउड। ठीक है, तो गुड्स के लिए अलाउड है, मोर देन 13 के लिए अलाउड है। अब देखो उन्होंने एक एक्सेप्शन और डाला, और एक्सेप्शन क्या डाला देखो, अगर ये 13 या लेस वाला मोटर व्हीकल, ओके 13 और लेस वाला मोटर व्हीकल आप यूज करते हो, इन मोटर व्हीकल यूज फॉर टैक्सेबल फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर या ट्रेनिंग एंड ड्राइविंग ऑफ सच मोटर व्हीकल। अब समझ लो यहां पे ये जो मोटर व्हीकल आपने खरीदा 13 और लेस वाला, ये फर्दर सप्लाई के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए या ट्रेनिंग एंड ड्राइविंग ऑफ सच मोटर व्हीकल के लिए तो आईटीसी अलाउ कर दिया जाएगा। सर इसका मतलब क्या, थोड़ा मैं आपको ये बताना चाहूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे, हाँ मेरे असेट में, सुनो मेरे असेट में मोटर व्हीकल है, मानता हूं मोटर व्हीकल है, लेकिन मेरा बिजनेस है फर्दर सप्लाई, फर्दर टैक्सेबल सप्लाई, सॉरी, एक मिनट, असेट में नहीं, ओके, फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल। मतलब मैंने मोटर व्हीकल खरीदा, पर वो मेरा ट्रेडिंग गुड्स है, मैं कार का डीलर हूं और मेरा ट्रेडिंग गुड्स है बेचने के लिए, फर्दर सप्लाई के लिए। ओके, मैंने फर्दर सप्लाई के लिए मोटर व्हीकल खरीदा, बेचने के लिए खरीदा। तो अगर किसी ने, डीलर है वो कार का, खरीदा होगा फॉर फर्दर सप्लाई तो आईटीसी दे दिया जाएगा। या कोई मोटर व्हीकल आपका असेट है, या फिर कोई मोटर व्हीकल आपका असेट है और वो मोटर व्हीकल आपने अगर लीज के लिए, रेंट के लिए, वो भी सप्लाई है, लीज रेंट सप्लाई में आता है, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए खरीदा होगा क्योंकि मेन बिजनेस उसके ऊपर ही है, या ट्रेनिंग एंड ड्राइविंग स्कूल के लिए खरीदा होगा तो आपको आईटीसी अलाउ कर दिया जाएगा। ये था रिगार्डिंग टू मोटर व्हीकल। दूसरा, ओके ये मोटर व्हीकल समझा क्या, अगर मोटर व्हीकल समझा होगा तो कहो डन डना डन डन, सर बहुत क्लियरली और अच्छे से समझ में आ गया मोटर व्हीकल। ठीक है, डन, क्लियर। अब सेकंड ब्लॉक क्रेडिट क्या है, ओके वेसल और एयरक्राफ्ट। अगर आपने कोई वेसल और एयरक्राफ्ट खरीदा है, जैसे इंडिगो कंपनी है, वेसल और एयरक्राफ्ट खरीदा, मैंने वी स्मार्ट ने चार्टर्ड प्लेन खरीदा, अगर आपने कोई वेसल और एयरक्राफ्ट खरीदा होगा तो ये ध्यान सुनो, वेसल और एयरक्राफ्ट पर्सन के लिए होगा तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन वेसल और एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए होगा, वेसल और एयरक्राफ्ट गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने पर्सन ट्रांसपोर्टेशन के लिए खरीदा होगा तो आईटीसी नहीं मिलेगा। तो जब भी प्रॉब्लम में वेसल और एयरक्राफ्ट दिखा कि पहला थॉट आना चाहिए आईटीसी नॉट अलाउड। उसके बाद में एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस का मतलब ओके यहां पे आईटीसी अलाउड, कब आईटीसी अलाउ होगा, ओके कब आईटीसी अलाउड होगा, अगर आपने वेसल और एयरक्राफ्ट खरीदा होगा फर्दर सप्लाई के लिए। मतलब क्या,
मतलब एक कंपनी, ओके बोइंग कंपनी, अब बोइंग कंपनी के एयरक्राफ्ट जो है इतने अच्छे नहीं, पर बोइंग कंपनी है और वो ट्रेड कर रही है, ओके रॉ मटेरियल सॉरी वेसल और एयरक्राफ्ट खरीद के बेच रही है। मतलब तुम्हारा वेसल और एयरक्राफ्ट मेन ट्रेडिंग गुड्स है, फर्दर सप्लाई के लिए आप खरीद रहे हो, ओके मतलब खरीद के बेच रहे हो, तो फिर तो यार वो तुम्हारा मेन ट्रेडिंग गुड्स है, फिर तो आईटीसी मिलना ही चाहिए। या फिर आपका ओके वो वेसल और एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए, जैसे इंडिगो वेसल और एयरक्राफ्ट खरीद रही है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, या आप ट्रेनिंग स्कूल के लिए वेसल मतलब शिप, ट्रेनिंग स्कूल के लिए वेसल और एयरक्राफ्ट आप खरीद रहे हो, तो आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। तो बेटा वही प्रिंसिपल है जो मोटर व्हीकल के लिए थे, सिर्फ यहाँ पे वो सिटिंग कैपेसिटी वाला क्राइटेरिया नहीं है। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, और वो क्या, ओके क्लॉज ए बी स्पेसिफाइड सर्विसेज। समझ लो, जो मोटर व्हीकल है उससे रिलेटेड 3 सर्विसेज आप लेते हो, लर्न करना, जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर मेंटेनेंस, ये 3 सर्विसेज। अब समझ लो मैंने अपने कार का, अब थोड़ा मैं बेसिक आपको समझाता हूं, मेरी मोटर व्हीकल है, ओके ये असेट है भाई साहब, ये मेरी बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में ये असेट है, ये मोटर व्हीकल है, इसका मैंने इंश्योरेंस निकाला, जनरल इंश्योरेंस निकाला मेरे मोटर व्हीकल का, तो ये कहां डेबिट करूंगा, तो जनरल इंश्योरेंस आप निकालोगे तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करोगे। अच्छा कार की सर्विसिंग करवाई तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करोगे। कार का रिपेयर मेंटेनेंस किया, नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस होगा तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करोगे। तो ये 3 सर्विसेस जो आप ऐसे मोटर व्हीकल से लेते हो जिसका क्रेडिट आपको अलाउड नहीं है, मतलब जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग और रिपेयर मेंटेनेंस, ये 3 सर्विसेस ऐसे मोटर व्हीकल का होगा जिसका क्रेडिट आपको अलाउड नहीं है, तो ये तीनों सर्विस का भी क्रेडिट आपको अलाउ नहीं होगा। यानी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये 3 सर्विसेस ऐसे मोटर व्हीकल पे जो जिसका क्रेडिट अलाउड नहीं है, तो ये तीनों सर्विस का भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो ऐसे मोटर व्हीकल का जनरल इंश्योरेंस होगा जहां आपको क्रेडिट अलाउड है, ओके यहाँ पे 2 स्टार मैंने लिए, जहां आपको क्रेडिट अलाउड है, समझ लो एक्सेप्शन का वाला मोटर व्हीकल है, 13 से ज्यादा वाला मोटर व्हीकल है, गुड्स का मोटर व्हीकल है, अगर वो ऐसे मोटर व्हीकल पे जनरल इंश्योरेंस सर्विस ली होगी, सर्विसिंग या रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस ली होगी, तो उसका क्रेडिट आपको दे दिया जाएगा। तो आएगा जनरल इंश्योरेंस ऑफ ट्रक अलाउड है क्योंकि गुड्स का है, तो जनरल इंश्योरेंस का भी क्रेडिट मिल जाएगा। सर्विसिंग ऑफ ट्रक तो उसका मिल जाएगा, पर सर्विसिंग ऑफ कार लेस देन 13 है, नहीं मिलेगा। सेम प्रोविजन वेसल और एयरक्राफ्ट के लिए। तो यहां 2 स्टार मैंने यूज किए, सिंगल और डबल। सिंगल मतलब नॉट अलाउड, तो अगर ये 3 सर्विसेज सिंगल स्टार वाला मोटर व्हीकल होगा तो आईटीसी नहीं, पर डबल वाला स्टार वाला मोटर व्हीकल होगा तो आईटीसी मिल जाएगा। सेम फॉर वेसल और एयरक्राफ्ट। और एक सर्विस मैंने ऐड किया जो क्लॉज बी में आती है, लीजिंग, हायरिंग, रेंटिंग या कैब रेंट पे की। तुमने ऐसा मोटर व्हीकल लीज पे लिया जो सिंगल स्टार में आता है तो क्रेडिट अलाउड नहीं है, पर ऐसा मोटर व्हीकल लीज पे लिया, ट्रक लीज पे लिया, रेंट पे लिया जो डबल स्टार में आता है तो क्रेडिट अलाउड है। और ये यहाँ पे डबल स्टार देख लो, जिसके क्रेडिट अलाउड है उसको डबल स्टार कहा, बाकी सिंगल स्टार कहा। अब ये डेमो व्हीकल वाला सर्कुलर समझ लो, ओके डेमो व्हीकल वाला सर्कुलर समझ लो। अब ये डेमो व्हीकल वाला सर्कुलर क्या है, अब कोई डीलर है, ध्यान से सुनना आप, पहली बात तो ये वाला पार्ट आपने पढ़ना ही मत, ओके ये वाला पार्ट इंटर में आपने पढ़ना ही मत, ओके सेकंड वाला, पहला वाला ही देखो। समझ लो कोई डीलर है और उसको कंपनी से डेमो व्हीकल आया है। अगर वो डेमो व्हीकल उसने खरीदा है और वो डेमो व्हीकल वो ट्रायल रन या डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, मतलब कस्टमर को बताने के लिए ट्रायल रन के लिए खरीद रहा है, तो उस डेमो व्हीकल का क्रेडिट ब्लॉक नहीं होगा, आईटीसी मिल जाएगा। ओके उसको आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर वो डेमो व्हीकल एम्प्लॉय मैनेजमेंट के लिए होगा तो फिर आईटीसी ब्लॉक रहेगा, या वहां पे डीलर एक्टिंग एज एन एजेंट होगा तो आईटीसी ब्लॉक होगा। 2 लाइन में समझ लो, 2 लाइन में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर डेमो व्हीकल, सुनना, अगर डेमो व्हीकल कस्टमर को बताने के लिए खरीदा तो आईटीसी मिल जाएगा, डेमो व्हीकल एम्प्लॉय मैनेजमेंट के लिए खरीदा तो आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ये था बेटा क्लॉज ए, हमने वेसल और एयरक्राफ्ट के बारे में यहाँ पे पढ़ा। डन। ओके तो ये क्लॉज हमने यहाँ खत्म किया रिगार्डिंग टू वेसल और एयरक्राफ्ट। चलिए
तो ये ब्लॉक क्रेडिट का पहला क्लॉज देखा। अब इस आईटीसी चैप्टर को पहले बताओ रिवीजन कैसी लगी आपको? रिवीजन मैंने बहुत अच्छे से करवाया, मतलब इन डेप्थ में करवाया, बहुत अच्छे से करवाया। पहले तो मुझे बताओ ओके, ये रिवीजन कैसी लगी आपको? मजा आया? अच्छा लगा? आईटीसी चैप्टर थोड़ा मैं डिटेल में आपको सिखाने वाला हूं। मजा आया? डन। तो चलिए, ये तो था पार्ट 1। थोड़ा मैं और क्वेश्चन के साथ और बाकी ब्लॉक क्रेडिट और क्वेश्चन के साथ लूंगा, और बचा हुआ सेक्शन 18 जो है ओके, और रिलेटेड सर्कुलर जो है हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। ओके, नेक्स्ट सेशन आपका जो है कल इवनिंग में ही होगा, और कल इवनिंग में नेक्स्ट सेशन 9 बजे होगा। शाम को ही हम कवर कर लेंगे और पूरा आईटीसी नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर लेंगे। डन। ओके, तो आज यहीं रुकते हैं, बाकी हम देखते हैं पार्ट 2 में, आईटीसी पार्ट 2 में। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। और जो भी स्टूडेंट जो है मुझे देख रहे हैं, ओके, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है लाइक जरूर करें और अपनी कमेंट जरूर देना कि आपको ये चैप्टर कैसे लगा, और जरूर लिखिएगा वी विल गिव आवर बेस्ट इस बार आईडीटी में, जीएसटी में 40 पार 40 पार। ठीक है, तो कल हम कंटिन्यू करेंगे रिवीजन को 9 बजे। ओके, और मैं आईटीसी खत्म कर दूंगा पार्ट 2 में। चलिए, डन 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 डन। ओके, सो दोस्तों मिलते हैं पार्ट 2 ऑफ द आईटीसी।